हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल अनक्राफ्टेड। माय नेम इज़ स्वाति शाह और आज हम बात कर रहे हैं स्कूलिंग इन इंडिया। तो अगर आपके पास स्कूलिंग इन इंडिया एजुकेशन मेजर का सब्जेक्ट है तो आप इस वीडियो को पूरा देखना, आपको सभी टॉपिक समझ में आ जाएंगे। 3 यूनिट्स हैं, उसके अंदर बहुत कुछ बताया गया है। ठीक है, वो सब मैंने इसके अंदर डाला है और कैसे कैसे आप फ्लो चार्ट बना सकते हो वो भी है, कैसे क्वेश्चंस आएंगे मैं वो भी आपको बताऊंगी। ठीक है, और अगर आपको कोई और वीडियो देखनी है तो कमेंट करके मुझे बताना। तो चलो स्टार्ट करते वाली वीडियो और देखते हैं सबसे पहले हमारे यूनिट 1 में क्या कहा है। स्कूलिंग इन प्री इंडिपेंडेंस इंडिया एंड इंट्रोडक्शन की स्कूल कैसे थे इंडिपेंडेंस के पहले। ठीक है, जब हमें इंडिपेंडेंस मिला, ब्रिटिशर्स आए, उससे पहले कैसे हमारे स्कूल थे, फिर ब्रिटिशर्स आए तो क्या क्या हुआ और उसके बाद क्या हुआ वो सब देखेंगे हम। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको ये जानना चाहिए कि इंडिजीनियस क्या होता है, यानी स्वदेशी क्या होता है। आपसे पूछा जा सकता है कि इंडिजीनियस स्कूलिंग और हमारी जो मॉडर्न स्कूलिंग है दोनों में डिफरेंस बताओ, या ये जो स्वदेशी जो हमारी स्कूलिंग है, शिक्षा है, वो क्या होती है, क्या आप उससे समझते हो। तो आपको क्या लिखना है, देखो। इंडिजीनियस का मतलब होता है जो हमारी पारंपरिक चीज़ है, जो हमारे बहुत टाइम से चलती आ रही है किसी एक पर्टिकुलर जगह पे या किसी ट्रेडिशन में। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इंडिया की बात करें तो इंडिजीनियस एजुकेशन इंडिया में क्या था कि पहले क्या कौन कौन सी चीज़ें हम पढ़ते थे, कैसे पढ़ते थे, ठीक है, हमारे कौन कौन सी शिक्षा होती थी, उन सब चीज़ों के बारे में जानना बताना ही इंडिजीनियस और इंडिजीनियस एजुकेशन कहलाता है। तो ये आपको लिख देना। उसके बाद आपको क्या लिखना है कि हमें क्या क्या थे पहले। अब इंडिजीनियस पूछा ना, तो यानी पहले के टाइम पे कैसे पढ़ाई होती थी। तो आपको ये लिख देना है कि वहाँ पे पाठशाला थे, ठीक है, वहाँ पे आपको बहुत सारे ये ज्ञान मिलता था, आप आश्रम में जाते थे, वहाँ पे हमारे गुरु और शिष्य का एक रिलेशन होता था, ये बताना है। उसके बाद आपको ये बताना है कि उसके बाद क्या क्या हुआ। ठीक है, मुगल्स आ गए, फिर ब्रिटिशर आ गए, ये थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन दे देना है। ठीक है, उसके बाद हमें जानना है कि हमारी टाइमलाइन क्या थी, यानी जब हम हमारे यहाँ ब्रिटिशर आने लगे फिर क्या क्या हुआ, कौन कौन सी एजुकेशन आई। ठीक है, और कॉलोनियल जो है हमारी एजुकेशन आ गई थी, हम लोग कॉलोनी बन गए थे ब्रिटिशर की। ठीक है, और इसके तहत क्या चेंजेस आए, या फिर ये भी पूछ सकते हैं कि जो कॉलोनियल एजुकेशन है बंगाल में वो कैसे चेंज हुआ। ठीक है, क्योंकि पहले उन्होंने किसको राजधानी बनाई थी, कोलकाता बंगाल को कोई बनाई थी ना, तो इसीलिए ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो इसमें आपको सबसे ज़्यादा जानकारी होनी चाहिए कि आपको क्या क्या लिखना है। आप लिख देना कि पहले जो कॉलोनियल टाइमलाइन में हमें क्या क्या पता चलता है। 1757 जो बैटल ऑफ प्लासी हुई थी उसके अंदर जो ब्रिटिशर्स थे वो जीत गए थे और ईस्ट इंडिया कंपनी का राज हो गया था हमारे यहाँ पे। उन्हें राजनीतिक शक्तियाँ मिल गई थी, शिक्षा नीति नहीं बनाई थी, बस उन्हें राजनीतिक शक्तियाँ मिल गई थी कि अब रूल कौन करेगा, वो लोग करेंगे, ब्रिटिशर्स करेंगे। EIC यानी ईस्ट इंडिया कंपनी रूल करेगी। और साथ ही साथ में हमारा जो बंगाल रीजन है ना, बंगाल का वो जो पूरा उनका इलाका वो राजधानी बन गया था और हम 200 साल तक ब्रिटिशर्स के गुलाम ही थे। ठीक है, फिर आपको लिखना है कि हमारा जो 1813 का आया था चार्टर एक्ट, इसके अंदर क्या हुआ था। तो इसके अंदर क्या हुआ था कि 1 लाख रुपए दिए गए थे इंडिया और इंडियन एजुकेशन सिस्टम को, और कहा गया था कि मिशनरियाँ जो हमारी हैं, जो उनके जो स्टाइल है पढ़ाने का, जो वो ब्रिटिशर्स है वो क्रिश्चियन है, तो उनके जो स्टाइल्स है पढ़ाने का, मिशनरी खोले जाए वहाँ पे। ऑफिशियल उनको एंट्री दे दी थी कि वो अपना अपना स्थापित कर सकते हैं चर्च वगैरह, और वो अपने जो पढ़ाने का स्थान है वो वहाँ पे अलोकेट करें और अपना जो कल्चर है, जो हमारे जो ब्रिटिशर्स का कल्चर है, वो इंडिया में फैलाएं। ठीक है, उसके बाद आया 1835 मैकेलेस मिनट यानी इंग्लिश एजुकेशन एक्ट आया, जिसके अंदर कहा गया, मेनली उस एक्ट में ये कहा गया था कि अब इंग्लिश पढ़ाया जाएगा। अब जो भी पढ़ाई होगी इंग्लिश की होगी, स्कूल्स वगैरह खोले जाएंगे, वहाँ पे इंग्लिश ही पढ़ाया जाएगा। ठीक है, और जितने भी कोर्ट वगैरह है, जितने हमारे कोर्ट्स के लगे, फ़ारसी अदालत की भाषा से हटी जाएगी, यानी कि जो फ़ारसी हमारे भाषा हो गई थी मुगल्स के आने के बाद, जितनी बहुत सारे कोर्ट्स में फ़ारसी भाषा बोली जाती थी वो हटा के इंग्लिश कर दिया जाएगा। तो इस हमारा जो एक्ट है इसके अंदर ये लिखा था। ठीक है, उसके बाद हमारा 1854 में हमारा वुड डिस्पैच आया है, जिसको हम मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। तो क्वेश्चन आ सकता है कि मैग्ना कार्टा क्या है, शॉर्ट नोट लिखो। ठीक है, तो आपको ऐसा बताना होगा कि ये सबसे पहले तो ब्रिटिशर्स का आप कह सकते हो वो अपना सब कुछ प्लान बना रहे थे कि हम बस अपना कल्चर इंडिया में लाएं, सभी इंडियंस को हम अपना कल्चर सिखाएं, अपने ही हम रिलीजन में कन्वर्ट कर दें, इंग्लिश ही इंग्लिश हो। ठीक है, सब कुछ उनको यही था। और साथ ही में वो उन्होंने कहा था कि स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज़ खोले जाएं और उसमें एक
सिस्टमेटिक तौर पे एजुकेशन दी जाए, उस पे उन्होंने बात किया था, जिसके अंदर क्लासेस होंगी, फिर एजुकेशन ईयर्स होंगे, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, उसके टेस्ट लेंगे, सर्टिफिकेट मिलेंगे। तो एक सिस्टमेटिक उन्होंने कहा था अप्रोच हमें करनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद आया था हमारा 1857 के अंदर यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी, बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ बनी थी, ठीक है। मेन हमारे बने थे कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में, ठीक है। वहाँ पे बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ बनी थी उस टाइम पे, ताकि हायर एजुकेशन मिले। उसके बाद 1882 में हंटर कमीशन आया था, जिसके अंदर मेनली ये कहा गया था कि जो हमारा प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन है उसको अच्छा किया जाए, यानी फर्स्ट टू फिफ्थ जो हमारा प्राइमरी एजुकेशन है वो अच्छा हो, प्राथमिक शिक्षा उसे उसमें कहा था कि उसे अच्छी की जाए, और साथ में हमारी जो माध्यमिक शिक्षा है, सेकेंडरी एजुकेशन है, छठी से आठवीं तक के जो हम पढ़ाते हैं बच्चों को, उसको अच्छा किया जाए, उसमें रिफॉर्म लाया जाए, उसके सिस्टम को, टेक्निक्स को, सिलेबस को अच्छा किया जाए। और साथ में ये भी बोला गया था कि स्टेट और जो हमारे लोकल बोर्ड्स है वो खोले जाए, यानी अलग अलग स्टेट के अपने अपने जो बोर्ड्स होते हैं वो खोले जाएं। और साथ ही में ये कहा गया था कि जो हमारे लिटरेसी वाली चैप्टर्स है, एकेडमिक जो है, जो हम पढ़ाते हैं, ठीक है, जिससे नॉलेज मिले, उसके साथ साथ वोकेशनल एजुकेशन भी लाओ, यानी प्रैक्टिस वाली चीज़ें भी लाओ, जिससे करियर बन पाए, ठीक है। अगर किसी को कुकिंग में है तो कुकिंग के कुछ कोर्सेज ले आओ, कंप्यूटर सीखना है तो उसके कुछ कोर्सेज ले आओ, तो ऐसी बात की गई थी। साथ ही में ये कहा गया था कि जो फीमेल्स हैं उनको भी इंकरेज करो एजुकेशन के लिए, ठीक है। तो ये सब कुछ इम्पॉर्टेंट हमारे थे। अगर ये पूछा जाए तो आप लिख देना, बाकी अगर ये पूछा जाए कि इंडिजीनियस एजुकेशन क्या होती है, या आप बताओ कि पहले कैसा था टाइमलाइन और अब कैसा है, तो आपको सब बताना होगा। और साथ में ये स्कीम्स, ये जो जितने भी कमीशन है, ये भी थोड़े से आपको लिख देने होंगे, ठीक है। अंडरलाइन कर देना, इनके नाम लिख ले, ठीक है। उसके बाद आपसे ये पूछा जा सकता है कि पहले के जो इंस्टीट्यूशन थे वो क्या क्या थे, कैसे कैसे थे, उनको थोड़ा एक्सप्लेन करो। जैसे पाठशाला थे पहले, ठीक है, वहाँ पे जो गाँव में छोटे छोटे विलेजेस के अंदर एजुकेशन दी जाती थी, बेसिक हमारी लिटरेसी और अरिथमेटिक की एजुकेशन दी जाती थी, यानी हमें बोलना लिखना पढ़ना सिखाया जाता था, तो पाठशाला थे छोटे छोटे, ठीक है। साथ में हमारे क्या थे, टोल्स और टूसपथीज भी थे, जहाँ पे हायर एजुकेशन मिलती थी, ठीक है, उच्च शिक्षा मिलती थी, संस्कृत पे फोकस किया जाता था, उसमें शिक्षा मिलती थी, लॉजिकल और फिलोसॉफिकल हमें नॉलेज मिलती थी। अगर बात करें कि मदरसाज भी थे, क्योंकि हमारे ब्रिटिशर्स के आने से पहले मुगल्स आए थे, तो उन्होंने अपने भी कुछ स्थापित किए थे प्लेसेस एजुकेशन के लिए, तो मदरसा वगैरह भी थे जहाँ पे इस्लामिक स्टडीज़ करवाई जाती थी अरेबिक एंड पर्शियन लैंग्वेजेस में, ठीक है। तो ये कुछ आप याद रख सकते हो। साथ में अगर आपको पुराने टाइम का पूछे कि पूरा बताओ क्या क्या प्रोसेस था, तो उसमें आप क्या क्या लिखोगे, थोड़ा कंटेंट भी होना चाहिए ना आपके पास। तो इसमें आप ये भी मेंशन कर सकते हो कि हमारे जो कैटेगरीज में बांटा गया था कि किसको कैसे शिक्षा मिलेगी, नहीं मिलेगी, ठीक है। सबसे ऊपर तो हमारे ब्राह्मण्स थे जो संस्कृत टेक्स्ट पढ़ते थे और उनको वैदिक नॉलेज मिलती थी, ऑल एजुकेशन के लिए वो बिल्कुल ही सक्सेसफुली अचीव कर पाते थे सभी एजुकेशन को। और साथ ही में अगर बात करें हम अपर क्लास थे, उसके बाद इसको फिलोसफी और मैथमेटिकल नॉलेज दी जाती थी। उसके बाद हमारा था मिडिल क्लास, ठीक है, जिनको सिर्फ कॉमर्स और आर्ट एंड क्राफ्ट की नॉलेज दी जाती थी कि व्यापार वगैरह कैसे करें और कैसे कैसे हम कुछ गाय वगैरह चला सकते हैं, हम कुछ इधर उधर खेती बाड़ी कर सकते हैं, उनको ये नॉलेज दी जाती थी, ठीक है। और लास्ट हमारे लोअर कास्ट और वुमेन्स को बिल्कुल भी एजुकेशन नहीं दिया जाता, सिर्फ उनको बस स्किल वगैरह सिखा, आप कह सकते हो वो कुछ वोकेशनल काम कर ले, उनको काम धाम मिल जाए, अपनी कमाई कर ले, बस थोड़ी सी नॉलेज दी जाती थी। फोक नॉलेज और प्रैक्टिकल स्किल्स ही बस सिखाए जाते थे, ठीक है। आगे अगर हम बात करें तो आपसे पूछा जा सकता है कि ओरल पेडागोजी क्या होती है, उसके क्या क्या तरीके हैं। तो ओरल पेडागोजी का मतलब है कि मौखिक रूप से जब आप चीज़ें सिखाते हो, बोल बोल के जब बच्चे या टीचर चीज़ें सिखाते हैं, एक दूसरे को समझाते हैं या ज्ञान को अर्पित करते हैं, एक्सचेंज करते हैं नॉलेज को, तो उसके कहते हैं ओरल पेडागोजी हो रही है, यानी ओरल तरीके से, मौखिक तरीके से आप शिक्षा शास्त्र को सीख रहे हो, समझ रहे हो, ठीक है। ये एक बहुत ही ट्रेडिशनल वे है हाँ टीचिंग का, आप कह सकते हो। इसमें बोल के, सुन के, चीज़ों को रिपीट कर करके चीज़ें हम याद करते हैं, ठीक है। आप क्या कर सकते हो, आप रिपीटेशन कर सकते हो, चीज़ों को बार बार बोल सकते हो, कहानी सुन सकते हो, उसके थ्रू हम बहुत कुछ बच्चों को सिखाते हैं, मोरल वैल्यूज़ हो गया या बहुत कुछ हो गया, ठीक है। साथ ही में बात करें तो हम उनको राइम्स के, पोम्स के अकॉर्डिंग हम बहुत से कविताएं सुना के उन्हें बहुत सी चीज़ें सिखा सकते हैं। डायलॉग्स भी हम कर सकते हैं, यानी बातचीत करके किसी टॉपिक पे हमने बातचीत किया कि कैसे हम पॉल्यूशन कम कर सके, तो ये भी एक ओरल पेडागोजी है, राइट। तो ये गुरु शिष्य के जो ट्रेडिशन है, रिलेशनशिप है, इससे बहुत अच्छा होगा और ये बहुत ही एक अच्छा मेथड भी है। अब हम थोड़ी सी नॉलेज ले लेते हैं नेशनलिस्ट एंड रिफॉर्म मॉडल्स में, यानी कौन कौन से ऐसे हमारे नेशनलिस्ट थे, हमारे देशभक्त
थे और जिन्होंने बहुत कुछ बताया एडुकेशन को लेकर, जिन्होंने हमें देश के लिए किया और साथ ही में एडुकेशन के लिए भी किया। तो राजा राम मोहन रॉय आप कह सकते हो, इन्होंने हिंदू कॉलेज बता 1817 में, ठीक है, मॉडर्न एजुकेशन के लिए साइंटिफिक थिंकिंग के साथ कि बच्चों को मॉडर्न एजुकेशन में मिले, साइंस की नॉलेज भी मिले और सोशल रिफॉर्म भी हो, यानी एक दूसरे को लोग समझ सके, सीख सके। अगर वहीं हम बात करें तो रविंद्रनाथ टैगोर, वो भी, उन्होंने भी एजुकेशन में बहुत काम किया, शिक्षा में बहुत काम किया, ठीक है। उन्होंने शांति निकेतन की स्थापना की थी 1901 में, और साथ में उन्होंने कहा था कि जो शिक्षा होती है ना वो नेचर में होनी चाहिए, यानी एक रूम में मत बैठाओ, बच्चों को नेचर में ले जाओ, वहाँ पे शिक्षित करो, या नेचर से बहुत कुछ उन्हें ज्ञान मिल सकता है। उनका ये सोच थी, उन्होंने ऐसे ही बच्चों को शिक्षित किया। शांति निकेतन के अंदर बच्चों को रखते थे, वहाँ पे बच्चों को शिक्षित करते थे। साथ ही उन्होंने कहा कि आर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, कला बहुत इंपॉर्टेंट है, तो कला से बच्चे बहुत कुछ सीख सकते हैं, तो उसको हमेशा पढ़ाई के अंदर डालना चाहिए। इसलिए हम देखते हैं ना स्कूल्स में हम कितने ड्राइंग और आर्ट एंड क्राफ्ट की चीज़ें करते रहते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे डेवलपमेंट के लिए, हमारे मेंटल डेवलपमेंट के लिए, इमोशनल डेवलपमेंट के लिए, राइट। साथ ही उन्होंने कहा था ओपन एयर क्लासेस होनी चाहिए, छत नहीं होना चाहिए, क्लासेस ओपन एयर, खेत में लो आराम से, बिल्कुल इन्वायरमेंट के अंदर बच्चों को सिखाओ, बताओ, इन्होंने ये कहा था। अगर हम बात करें महात्मा गांधी, तो इन्होंने भी एजुकेशन में बहुत कुछ बात की है, ये नई तालीम इन्होंने दी थी, ये हम पढ़ेंगे, ठीक है, हमारे नेक्स्ट यूनिट्स में है ये नई तालीम के ऊपर, तो अच्छे से पढ़ लेंगे कि उन्होंने बोला था कि बच्चों को नई तालीम से सिखाना चाहिए, बेसिक एजुकेशन बच्चों को देनी चाहिए, बच्चों को बोलना लिखना पढ़ना आना चाहिए, साथ में वो अपने आप को समझे, अपनी मदर टंग में बात करे, यानी बचपन में जब हम फर्स्ट सेकंड क्लास में होते हैं, 5th 6th क्लास, तो उन्होंने कहा था कि बच्चे अपनी भाषा में चीज़ों को सीखे, समझे और अपनी भाषा को रिस्पेक्टफुली देखें, ठीक है। साथ ही में अगर हम बात करें विद्यासागर की, तो इन्होंने भी एजुकेशन में बहुत काम किया था, ठीक है। इन्होंने वुमेन एजुकेशन में बहुत काम किया था कि वुमेन को भी शिक्षा देनी चाहिए, हमारे महिलाओं को शिक्षा कितनी देनी इंपॉर्टेंट है, उस पर काम किया था। संस्कृत कॉलेजेस बनाए थे कि हमारी जो संस्कृत भाषा है, हमारे जो भारत की एक सबसे पुरानी भाषा जिसमें बहुत सारे ज्ञान है, बुक्स लिखी गई हैं, वो कहीं लुप्त ना हो जाए, इसलिए उन्होंने संस्कृत को प्रिजर्व करने के लिए उन्होंने कॉलेजेस बनाए और भी बहुत सारे काम किए। और साथ ही में उन्होंने विडो री मैरिज की जो संस्था थी वो भी स्थापित की कि अगर कोई विडो है तो वो री मैरिज कर सकती है, फिर से मैरिज कर सकती है, ठीक है। अब बात करते थोड़ा सा हम कि हमारा जो इंडिजीनियस एजुकेशन है, यानी जो हमारा स्वदेशी शिक्षा है, और साथ में कॉलोनियल एजुकेशन है, यानी जब ब्रिटिशर्स आ गए थे उसके बाद क्या क्या चेंजेस आए। तो ये पूछा जा सकता है कि बताओ इंडिजीनियस एजुकेशन और कॉलोनियल एजुकेशन में डिफरेंस, या इन दोनों से आप क्या समझते हो। तो आपको क्या क्या लिखना होगा, हिंदी इंग्लिश में दोनों समझ लो एक बार, कि आपको सबसे पहले तो ये बताना होगा कि इंडिजीनियस पहले क्या क्या वो हुआ करता था। तो पहले जो था हमारा मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन और संस्कृत था, फिर हमारा अरेबिक भी था, और हमारा कह सकते हो लोकल लैंग्वेज था, उसमें लोग बातचीत करते थे, एडुकेट होते थे। लेकिन जब कॉलोनियल पीरियड आ गया, ब्रिटिशर्स आ गया, और उसके बाद इंग्लिश बहुत ज़्यादा मेन हो गया, इसके अंदर हमारा हायर एजुकेशन सब आने लगी। उसके बाद अगर हम बात करें स्ट्रक्चर की, तो डिसेंट्रलाइज और कम्युनिटी बेस्ड था कि अपनी अपनी कम्युनिटीज़ हुआ करती थी, अपने अपने एरिया के विलेजेस हुआ करते थे, वो अपने अपने हिसाब से नॉलेज दिया करते थे, ठीक है। फिर अगर हम कॉलोनियल पीरियड की बात करें तो उसके बाद क्या हुआ कि सेंट्रलाइज हो, ये स्कूल वगैरह आने लगे, गवर्नमेंट ने कंट्रोल कर लिया इन सब चीज़ों पे कि ऐसे एक जो कम्युनिटी है एक अपनी चीज़ सिखा रही है, एक कम्युनिटी अपनी चीज़ सिखा रही है, तो उन्होंने उस पर कंट्रोल करके चेंजेस लाए। करिकुलम की बात की जाए, यानी पढ़ाई क्या क्या हुआ करती थी, तो होलिस्टिक पढ़ाई हुआ करती थी, मोरल वैल्यूज़ और स्पिरिचुअल वैल्यूज़ सिखाए जाते थे पहले, कि कौन कौन सी चीज़ अच्छी है, करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, उन सब पे फोकस किया जाता था, और अपने अपने स्क्रिप्ट सिखाते थे, पढ़ाते थे। वहीं अगर हम कॉलोनियल एजुकेशन की बात करें तो इसके अंदर क्या होता था कि वेस्टर्न साइंस और लिटरेचर आ गया था, ज़्यादा से ज़्यादा फोकस वेस्टर्न साइंस और लिटरेचर पे किया जाता था कि बाहर क्या इंग्लिश में लिखा गया है वो पढ़ो, ठीक है, अपना कल्चर वर्चर मत पढ़ो। तो ऐसे चेंजेस आए थे। पेडागोजी की बात करें तो पहले ओरल ट्रेडिशन था, यानी बोल बोल के चीज़ें पढ़ना समझना सीखना। फिर जब कॉलोनियल पीरियड आया उसके बाद टेक्स्ट बुक आने लगे, प्रिंट मीडिया आ गई, तो प्रिंट चीज़ें होने लगी, बुक्स और कॉपीज़ बनने लगे, ठीक है। फिर एग्जामिनेशन होने लगे, रिटन एग्जामिनेशन। पहले अगर हम टीचर और स्टूडेंट का रिलेशनशिप समझे तो पहले क्या था, गुरु शिष्य का रिलेशनशिप था, ठीक है। और बाद में क्या हो गया, फॉर्मल इंस्टीट्यूट्स बैठ गए कि एक टीचर है, एक फॉर्मल, एक हम स्टूडेंट्स हैं, उनके एक रूल्स रेगुलेशन, उसके तहत ही होगी चीज़ें, ठीक है। पर्पज़ की बात करें तो पहले के एजुकेशन, पहले की शिक्षा में यही पर्पज़ था कि एक इंडिविजुअल अपनी संस्कृति को समझे, एक अच्छा कैरेक्टर बिल्ड कर पाए, स्पिरिचुअल ग्रोथ हो पाए, ठीक है।
बट कॉलोनियल पीरियड के बाद क्या हुआ, उनको था कि एक अच्छा एम्प्लॉय बन पाए जो अच्छे से काम धाम कर पाए, वो एजुकेटेड हो, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज दे पाए और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा कमा पाए। तो अब के टाइम पे ऐसा हो गया, कॉलोनियल एजुकेशन से स्टार्ट हो गया था सब, ठीक है। और फंडिंग की बात करें तो मेन था कि कम्युनिटी सपोर्ट करती थी, चैरिटी वगैरह मिल जाता था स्कूल्स को, आसपास की जितनी कम्युनिटी थी वो सपोर्ट करती थी। बट यहाँ पे कॉलोनियल एजुकेशन में गवर्नमेंट बैठाई गई, गवर्नमेंट ने पैसा लेना स्टार्ट किया, अलग अलग डिफरेंट टैक्स वगैरह लेके वहाँ से फिर उन्होंने एजुकेशन देना स्टार्ट किया, ठीक है। अब देखते हैं, हमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ने होंगे, जैसे कि मक्यूलेज मिनट है 1835, ये आपसे पूछा जा सकता है कि क्या है, क्यों है, किस लिए, तो उस पर कुछ अपने विचार व्यक्त करिए। तो आपको क्या क्या लिखना है, तो सबसे पहले आप ये लिख सकते हो कि बी मैक्यूलर के द्वारा बनाया गया था February 2, 1835 को, ठीक है। इसका मेन गोल क्या था, इसका मेन गोल था कि वेस्टर्न एजुकेशन और वेस्टर्न साइंस, इंग्लिश, वो सब इंडिया में लाओ और इंडिया के जो ट्रेडिशनल सिस्टम चल रहा है वो सब ख़त्म करो, ठीक है। इंडिया को अब हम अपना कॉलोनी बना ही लिया है, तो अब हमें क्या करना है, इंडिया में सिर्फ अंग्रेज बनाने हैं सबको। जितने भी पुराने आपके मीडियम स्ट्रक्चर है, संस्कृत है, अरेबिक है, पर्शियन लैंग्वेज है, सबको हटाओ और इंग्लिश को लाओ, क्योंकि इंग्लिश ही बहुत अच्छा है, इनके मुताबिक ये था। इंग्लिश मीडियम चीज़ों को लाओ, वेस्टर्न कल्चर, वेस्टर्न चीज़ें लाओ, ठीक है। हमारे यहाँ का जितनी भी चीज़ें कल्चर चल रहा था उसको बंद करो। और साथ ही में ये सब क्यों हो रहा था, क्योंकि जो इंडियंस है वो हिंदी बोलते हैं, अरेबिक, पर्शियन, ये सब अलग अलग संस्कृत, अलग लैंग्वेज समझते थे, इंग्लिश नहीं समझ पाते थे, इसलिए इनका काम नहीं हो पाता था, राइट। तो ये चाहते थे कि ये ऐसे इंडियंस बनाए जो ब्लड और कलर में तो इंडियन ही दिखे, उनका खून और रंग तो इंडियन हो, बट बोलने में, सोचने में, समझने में, हर स्टाइल में वो इंग्लिश हो, हमारे ब्रिटिशर जैसे हो, और एक तरह से वो अच्छे से नौकर बना पाएंगे हमें, इसलिए उन्होंने ये सब किया, ठीक है। साथ ही में वो ये करना चाहते थे कि भेदभाव तो वो करते ही थे कि रिलीजन के नाम पे वो लोग फूट डाल ही रहे थे, पर वो चाहते थे कि अब क्लास के नाम पे भी डालें कि कौन ज़्यादा अमीर है, कौन गरीब है, इसके नाम पे भी फूट डालें। और साथ ही में किसको इंग्लिश बोलने आती है, जिसको आती है इनके हिसाब से वो अपर क्लास है और जिसको नहीं आती वो लोअर क्लास है, तो इन्होंने इसके मामले में भी फूट डालना स्टार्ट किया और इन्होंने अपर क्लास एलिट्स लोग बनाए जो जिनको इंग्लिश बोलनी आती है, उनको काम दिया, गवर्नमेंट संस्था वगैरह अपने साथ काम करने रखा और ये फूट डाली कि देखो जिसको इंग्लिश नहीं आती वो उनको भाव मत दो, वो तो बहुत ही अनपढ़ लोग हैं, ऐसे उन्होंने फूट डालना स्टार्ट किया, ठीक है। अब आगे देखते हैं हमें आगे और क्या समझना है। वुड डिस्पैच 1854 से आपको आ सकता है क्वेश्चन कि वुड डिस्पैच 1854 क्या है, या फिर आपसे पूछा जा सकता है मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन क्या है। तो आपको शॉर्ट नोट में लिखना आ सकता है, ठीक है। तो आप बता देना कि ये भी ऐसी रणनीति थी जिसके अंदर इन्होंने काम किया अपना वेस्टर्न एजुकेशन फैलाने में, अपने जो इनके जो ब्रिटिशर्स के क्रिश्चियन स्टाइल है वो सब फैलाने में, उसको प्रमोट करने लगे ये लोग, ठीक है। ये लोग बड़े बड़े कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ बैठाने लगे, जैसे मैंने आपको बताया था कोलकाता, बॉम्बे और हमारा मद्रास में इन्होंने मेन अपने कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ बैठाए, जो कि जिनका पूरा मॉडल लंदन यूनिवर्सिटी के मॉडल के ऊपर था, यानी ब्रिटिशर्स कहाँ से आए थे, ब्रिटिश जो हमारी कम्युनिटी कहाँ से आई, लंदन से आई थी ना, तो उनका पूरा सिस्टम था। पूरे उन्होंने इसमें बात की थी कि ग्रांट मिलना चाहिए, यानी कि पैसे गवर्नमेंट देगी इन सब चीज़ों के लिए, स्कूल्स को, हमारे जितने प्राइवेट स्कूल्स हैं उनको, जिसमें इंग्लिश बोली जाए, इंग्लिश 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 हो, ठीक है। और साथ में जो लोकल लैंग्वेज है उसमें ज़्यादा पढ़ाई ना हो, सिर्फ इंग्लिश में हायर एजुकेशन अगर लेनी है, उच्च शिक्षा लेनी है तो सिर्फ इंग्लिश में ही होगी, तो आपको इंग्लिश तो सीखना ही पड़ेगा, ऐसा उन्होंने कहा था। साथ में इन्होंने कहा था कि अब टीचर्स भी तो हमें बनाने हैं ना जो इंग्लिश पढ़ा पाए या लोकल लैंग्वेज भी समझे, इंग्लिश भी समझे और दोनों को मिक्स करके समझा पाए, पढ़ा पाए। तो इन्होंने कहा था कि टीचर्स के लिए टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स भी बनाने हैं। साथ ही में इन्होंने कहा था कि फीमेल एजुकेशन को भी बढ़ावा देना चाहिए, फीमेल्स को, वुमेन्स को भी एडुकेट करना चाहिए, तो उसमें भी सपोर्ट इन्होंने दिया था ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश मीडियम ये पूरा एक कल्चर बन जाए, ठीक है। आगे देखते हैं हमें आगे क्या समझना है। उसके बाद आता है हमारे यूनिट 1 में दलित एजुकेशन से आप क्या समझते हो। दलित एजुकेशन जब भी आप इसके ऊपर लिखने जाओ ना, तो सबसे पहले आप तो ये बता देना कि दलित कौन होते हैं या ये रूल कैसा है। तो आप ये चीज़ बता सकते हो कि ये पिरामिड बना के कि दलित सबसे नीचे हमारे लोअर कास्ट के लोग होते को ना एजुकेशन मिल पाया था ना, ठीक है। तो ये बना देना। उसके बाद आप लिखना कि जो दलित सिस्टम था वो एक बहुत ही ट्रेडिशनल, बहुत पुराना हिस्टोरिकल सिस्टम है जिसके अंदर पाठशाला वगैरह में दलित को उनको जाति के नाम पे नहीं बैठाया जाता था, पढ़ाया नहीं जाता था, ठीक है। एजुकेशन में उनके जो शिक्षा है उनको नहीं दी जाती थी, बहुत भेदभाव हुआ करता था।
उसके बाद टाइम चेंज हुआ और धीरे धीरे क्या हुआ, दलित्स एंड सब पढ़ने लगे और उनको पता चलने लगा कि एजुकेशन जो शिक्षा है वो कितना इम्पोर्टेंट है, और शिक्षा को शक्तिशाली अपना एक वो टूल बना लिया उन्होंने कि इसी के माध्यम से वो ये सब जो चीज़ें हैं चल रही हैं जो सही नहीं है उसको ख़त्म कर सकते हैं। तो इसके लिए बहुत से आंदोलन हुए, बहुत से मूवमेंट्स हुए। ठीक है, हमारे जो लीडर्स, कुछ हमारे नेम है लीडर के, जो ज्योतिबा फूले और BR अम्बेडकर जी, इन्होंने बहुत काम किया दलित और उनकी एजुकेशन को बढ़ाने में, कि सबको शिक्षा मिले, इक्वालिटी को बढ़ाने में बहुत उन्होंने काम किया। और इसी के साथ सब एक हुए और उसके बाद आज़ादी मिली। बट उसके बाद भी अगर हम बात करें, पोस्ट इंडिपेंडेंस के कई सालों तक ये सब चीज़ें चलती रहीं। बहुत धीरे धीरे सभी जो डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव हो रहा था, ये सब बंद किया गया। ठीक है, अभी भी आप देख सकते हो कि अमीर गरीब में थोड़ा भेदभाव है। अभी भी आप देख सकते हो कास्ट सिस्टम कैसे आपको दिखता है। तो दलित एजुकेशन में आपको जितना भी ज्ञान है ना, सब लिख देना। ठीक है, उसके बाद आपका आ सकता है वुमेन एजुकेशन की। वुमेन एजुकेशन से क्या, महिला जो शिक्षा है उससे आप क्या समझते हो, पहले कैसा था, प्री इंडिपेंडेंस पे कैसा था, यानी इंडिपेंडेंस से पहले क्या हाल थी और उसके बाद क्या हाल है और अभी का क्या हाल है, वो सब आपको बता देना है। ठीक है, तो आप यही लिख सकते हो कि वुमेन्स को भी एजुकेशन नहीं मिलती थी, जैसे कि दलित्स को एजुकेशन नहीं मिलती थी, इनको भी एजुकेशन नहीं मिलती थी, इनको भी शिक्षा से बहुत दूर रखा जाता था। इनके लिए भी बहुत से कह सकते हो मूवमेंट्स आए, रिफॉर्म्स आए। ठीक है, आंदोलन वगैरह किए गए, बहुत से लीडर्स सामने निकले। हमारे जो फूले थे वो, और विद्यासागर, ये सब जैसे जो हमारे लीडर्स हैं, इन्होंने बहुत ज़ोर दिया, काम किया वुमेन एजुकेशन को, और वुमेन्स को भी शिक्षा मिले, इस पे काम किया। और फिर पोस्ट इंडिपेंडेंस की बात करें, जब हमें आज़ादी मिली तो बहुत से ऐसे रूल एंड रेगुलेशन निकले, बहुत सी पॉलिसीज़ निकले जिसके अंदर वुमेन एजुकेशन को फोर्स किया गया, फ्री में वुमेन एजुकेशन दिया गया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वुमेन आ पाए। ठीक है, मिड डे मील बनाया गया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वुमेन भी आ पाए और दलित के और सभी बच्चे भी आ पाए, शिक्षित हों सबके सब। उस पर बात की गई। बहुत से स्कूल खोले गए, घर के आसपास स्कूल खोले गए ताकि कोई भी जो प्रॉब्लम्स थी लेके वो सब प्रॉब्लम ख़त्म हो। ट्रेडिशनल वे जो था, वो मानसिकता थी, उसको चेंज करने की कोशिश की गई। ठीक है, साथ ही साथ में वुमेन्स को सिर्फ और सिर्फ डोमेस्टिक साइंस नहीं, घर के घरेलू चीज़ें नहीं सिखाई जाती, उनको मैथ्स, साइंस है, सोशल साइंस और बहुत से अच्छी अच्छी चीज़ें और सब्जेक्ट्स भी सिखाया गया। ठीक है, और उनको भी कह सकते हो, उनको एम्पावरमेंट किया गया, वो अपने पैरों पे खड़ी हो पाए, ऐसी चीज़ें की गई। ठीक है, अगर हम बात करें ट्राइबल एजुकेशन की, यानी आदिवासी शिक्षा की, तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि इससे आप क्या समझते हो। तो ट्राइबल एजुकेशन तो बहुत ही कम था, इन लोगों को तो शिक्षा दी ही नहीं जाती थी। ठीक है, इनके कल्चर को ही दूर रखा जाता था। ठीक है, उनको बहुत ही भेदभाव हुआ करता था, आप कह सकते हो। पर धीरे धीरे चीज़ें चेंज हुई, इनको भी ध्यान दिया गया, इनको एजुकेशन को, इनको शिक्षा पे ध्यान दिया गया इनके। और साथ ही में अगर हम बात करें, जब वो ब्रिटिशर्स थे तो उन्होंने जो अपने मिशनरी स्कूल्स थे उसके अंदर वो शिक्षा तो थोड़ा बहुत देते थे, पर उनका मेन काम था अपने रिलीजन को, जो क्रिश्चियन रिलीजन है, जो ब्रिटिशर्स का जो रिलीजन है, उनको उसको स्प्रेड करे और पूरे इंडिया में स्प्रेड कर दे, सबका ही धर्म परिवर्तन करके सबको क्रिश्चियन बना दे। उनका ये मेन मतलब था। और स्कूल्स में भी अगर वो फ्री एजुकेशन दे भी रहे थे लोगों को, तो इसलिए कि लो तुम्हें थोड़ा सा पैसे दे रहे, तुम अपना अपना धर्म परिवर्तन करो, फिर और पैसे मिलेंगे, ऐसी चीज़ें हो रही थी। ठीक है, तो तब के टाइम पे भी ये सब चीज़ें हो रही थी, इससे प्रभावित हुई बहुत सारी चीज़ें। ट्राइबल एजुकेशन के अंदर हम और कह सकते हैं कि इनको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दी जाती थी, इनको बहुत अलग रखा जाता था। बट फिर रूल एंड रेगुलेशन चेंज हुए, इंडिया आज़ाद हुआ, बहुत से इंसेंटिव्स लिए गए, बहुत से आपको स्कीम्स दिए गए ताकि हमारे जो ट्राइबल लोग हैं उनको भी शिक्षित किया जाए। क्योंकि अगर इंडिया का हर एक कोना शिक्षित होगा तभी इंडिया भी, जितना इंडिया को लूटा गया था वो सब कैसे रिकवर होगा, राइट। तो इनको भी शिक्षित करो ताकि हमारा पूरा कंट्री अच्छे से विकसित हो पाए। तो इस पर भी बहुत हमारी बात की थी। और ट्राइबल एजुकेशन के लिए बहुत से स्कूल भी खोले गए थे, गाँव लोकल आप देख सकते हो एरियाज़ में स्कूल खोले गए थे ट्राइबल कम्युनिटी के लिए, ट्राइबल स्कूल्स भी खोले गए थे। ठीक है, जो मेनली हमारे नवोदय विद्यालय हैं। ठीक है, अगर आगे हम समझे तो आगे हमें ये समझना है, वर्धा स्कीम जो नई तालीम है 1938, इस पे क्वेश्चन आ सकता है कि ये क्या है, इससे आप क्या समझते हो। तो वर्धा जो शिक्षा योजना है, नई तालीम है, ये क्या है, 1938 की। ठीक है, तो ये मेनली आप कह सकते हो इसका फाउंडर कौन थे, महात्मा गांधी थे। और जो कमेटी रिपोर्ट किसके अंडर तैयार हुई थी, जाकिर हुसैन के अंडर तैयार की गई थी। ठीक है,
तो इसका मेन जो टारगेट था वो था कि फ्री और कंपलसरी एजुकेशन दी जाए 7 से 14 साल तक बच्चों के। तो ठीक है, तो ये ध्यान रखना है इसके ना 7 से 14 साल तक के बच्चों के लिए कहा था। जो राइट टू एजुकेशन था ना 2009 का, उसके अंदर 6 से या 14 है। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना आपको। ये जो हमारा नई तालीम है ये दी गई थी 7 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा मिले, ठीक है, और अनिवार्य शिक्षा मिले, इनको दी ही जाएगी शिक्षा। तो अगर हम बात करें कि माध्यम क्या होगा शिक्षा का, तो माध्यम यानी जो मीडियम होगा वो मदर टंग होगा। कि छोटे बच्चे हैं ना, तो 6 से 14 साल तक जो हमारे छोटे बच्चे हैं, या हम कह सकते हैं 11 साल तक, तो मदर टंग में ही भाषा बोली जानी चाहिए, उसी में आपको उनको नॉलेज देना है। इंग्लिश का कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो उनकी लोकल लैंग्वेज है वो वही अच्छे से समझ सकते हैं, वही उनके घर पे बोली जाती है। तो जो घर पे बोली जाती है अगर उसी में शिक्षा लेंगे तो कितना आसान होगा उनको चीज़ें समझने में, राइट। साथ ही में कहा था कि उनको क्राफ्ट एंड जो हमारे आर्ट एंड क्राफ्ट है चीज़ें वो सिखाओ, ताकि उनके स्किल्स बढ़े और कहीं ना कहीं आगे जाके कुछ ना कुछ काम कर पाए, बेरोज़गार ना रहे। तो उनको बहुत सारे स्किल्स सिखाने की बात की थी, कि कहीं कढ़ाई, बुनाई, कृषि, सब चीज़ों को सिखाना, ठीक है। साथ ही में इनका गोल ये था कि बच्चे का जो हेड है, हार्ट है और हैंड है, इसका जो कॉम्बिनेशन है ये बने, और वो अपने दिल, दिमाग और हाथ का अच्छे से उपयोग करना सीखे। वो उसका जो बुद्धि है वो भी तेज चले, जो अपने इमोशंस, हार्ट है, हृदय, इमोशंस को भी कंट्रोल कर पाए, उसको सही जगह लगा पाए, और उसको हैंड यानी बहुत सारी चीज़ें उसको आय करना है, कोई कभी भी बेरोजगार ना रहे, ठीक है। तो ये सब बात हुई थी। उनके 3H पे बहुत फोकस किया गया था, यानी होलिस्टिक गोल था उनको, होलिस्टिक डेवलपमेंट कराना, बच्चों का सर्वांगीण विकास करना है, हर रूप से उसका विकास होना चाहिए, इस पर बहुत फोकस किया गया था, ठीक है। तो आप इसमें ये लिख देना। नेक्स्ट आप ये देख सकते हो कि जो हमारे गांधी नई तालीम थी वो कुछ इस प्रकार थी। जब आप आंसर लिखो ना, तो अगर ये इस तरह या फिर ऐसी फ्लो चार्ट अगर आप बना दोगे ना कि 3R क्या क्या थे, और नीचे ऐसे लाइन बना के 3 लिख सकते हो आप, हेड, हार्ट और हैंड, ठीक है। ये लिख दोगे, इतना भी लिख दोगे ना, तो आपका आंसर बहुत कह सकते हो सिस्टमेटिक वे में मिलेगा, और बहुत ही अच्छे नंबर आपको मिल सकते हैं। वहीं अगर हम बात करें, हमारे कुछ थिंकर्स भी थे, यानी कुछ हमारे विचारक जिन्होंने शिक्षा पे अपना कुछ विचार दिया था, तो उनके नाम वगैरह पूछे जा सकते हैं। आपको बोल सकते हैं कि स्वामी विवेकानंद पे आप टिप्पणी दीजिए, ठीक है, ऐसा बोल सकते हैं। या फिर आप कुछ थिंकर्स के नाम लिखिए और उन्होंने क्या क्या बोला उसके बारे में बताइए। तो कुछ ईजी आप पॉइंट्स याद करो, नाम याद कर लो। पहले तो आप गांधी जी का बोल सकते हो कि उन्होंने नई तालीम दी थी, उस पर उन्होंने मेन फोकस किया था कि बच्चों को कैसी शिक्षा देनी है, उनको व्यवहारिक कार्य और शिल्प कार्य में अच्छा करना है, ताकि वो बेरोजगार ना रहे, उनको बहुत सी शिक्षा मिले। वो और साथ ही उन्होंने बात की थी जो हमारा मदर टंग है, यानी जो उनकी मातृभाषा है, जो जिस एरिया में है वहाँ पे जो भाषा, जो बोली जाती है, उसमें शिक्षा देने की बात की थी। अगर वहीं बात करें तो स्वामी विवेकानंद जी ने भी बहुत कुछ कहा था शिक्षा पे। उन्होंने कहा था कि मेनली हमें एक ऐसा करेक्टर बनाना है, एक ऐसा चरित्र निर्माण करना है जो बहुत अच्छा हो, एक अच्छा व्यक्ति का निर्माण करना है। तो एजुकेशन इसलिए दी जानी चाहिए, और एजुकेशन को इस तरीके से दी जानी चाहिए कि एक अच्छा चरित्र निर्माण हो। अगर वहीं हम बात करें रविंद्रनाथ टैगोर, तो उन्होंने तो प्रकृति की बात की थी कि नेचर में ले जाके पढ़ाओ बच्चों को, चार दीवारी मत पढ़ाओ, ठीक है, उनको खेत खलियान में ले जा पढ़ाओ, इन्वायरमेंट से, नेचर से, प्रकृति से जोड़ के पढ़ाओ, उन्होंने ये कहा था। और वहीं अगर हम बात करें श्री अरबिंदो, तो इन्होंने बात की थी कि बच्चे के जो हम इनर डिविनिटी है, यानी कि आंतरिक दिव्यता है, उस पर फोकस करें, अंदर से बच्चा कैसा है उसको फोकस करे, उसको इम्प्रूव करे, अच्छा से अच्छा इंसान बनाए, उसके अंदर जो जो खूबियाँ हैं उसको निखारे, ठीक है। बच्चे के अंदर बहुत सी खूबियाँ हैं, आपको उसे पहचानना है एज अ टीचर, और एज अ आप कहते हो शिक्षा, आपको शिक्षा हो, आप शिक्षा दे रहे हो, तो उसके अंदर जितनी खूबियाँ हैं, अगर वो कला में अच्छा है तो उसकी खूबियाँ निखारो और उसे कला के साइड में भेजो, वो मैथ्स में अच्छा था वो निखारो और उसे मैथ्स के फील्ड में भेजो। तो इन्होंने इस तरीके से बात की थी। अगर वहीं हम बात करें जीतू कृष्णमूर्ति की, तो इन्होंने बोला था फ्री थिंकिंग, यानी मुक्त सोच। हमें शिक्षा देनी है, और ये नहीं कहना कि ये याद करो, यही याद करो, यही याद करो, नहीं। इन्होंने कहा था बच्चों को सोचने दो, उनकी सोच, उसको विकास करो, उनकी सोच का विकास करो, उनकी बुद्धि का विकास करो, और फ्री थिंकिंग रखो,
कि बच्चा खुद चीज़ें सोच पाए, समझ पाए। अगर आप कोई चैप्टर पढ़ा रहे हो तो ये मत करो कि ये क्वेश्चन है, इसके आंसर ये रहे, याद कर लो। उसे खुद सवाल पूछने दो, खुद सोचने दो, उनका ये बोलना था। अगर वहीं हम बात करें गीजू भाई बढ़ेगा की, तो इन्होंने बहुत काम किया था चाइल्ड, हमारे कह सकते हैं एजुकेशन पे। इन्होंने बहुत से स्कूल्स छोटे मोटे गुजरात में ओपन किए थे, जिसके अंदर बच्चों को शिक्षा देते थे, फ्री शिक्षा देते थे और खेल खेल के पढ़ाते थे। इनका था मेन चाइल्ड सेंटर लर्निंग, यानी बाल केंद्रित शिक्षा। बालक को क्या चाहिए वही वैसे ही तरीके से हम पढ़ाएंगे। खेल खेल के सीखना है, खेल खेल के पढ़ना है, चलो खेल खेल के पढ़े। तो इनका ये काम था और इन्होंने ये बहुत से बुक्स भी लिखी इसी टॉपिक पे। तो बहुत से टीचर पढ़ते भी है कि इन्होंने किस तरीके से नए नए, आप कह सकते हो ऐसी विज्ञान और टेक्नोलॉजीज़ का निर्माण किया, ऐसे बहुत सारे खिलौनों का निर्माण किया जिससे बच्चा मैथ साइंस सीख सकता है। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें श्री राम शर्मा आचार्य की, तो इन्होंने बात की थी, इन्होंने स्ट्रेस दिया था हमारा वैल्यू बेस्ड एजुकेशन पे कि बच्चों के अंदर मूल्यों का विकास करो, बच्चों के अंदर अच्छे अच्छे गुण होने चाहिए, मोरल डेवलपमेंट उनकी करो, एथिकल डेवलपमेंट करो, क्या करना है क्या नहीं करना उनको ये पता हो, बड़ों की कैसे इज्जत करनी है वो पता हो, यानी वैल्यू बेस्ड मूल्य आधारित शिक्षा की बात की थी। बहुत सारी वैल्यू मिलनी चाहिए, ऐसी शिक्षा दो। ठीक है, तो मुझे बताना यूनिट 1 आपको कैसा लगा। ठीक है, समझ में आया कि नहीं। कोई भी क्वेश्चन हो यूनिट 1 से तो कमेंट करके पूछ लेना। अब हम पढ़ेंगे यूनिट 2। यूनिट 2 है हमारा स्कूलिंग डिस्कोर्सेज एंड पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया, यानी कि जब हमारा भारत आज़ाद हो गया तब क्या हो गया था स्कूल में और कैसे कैसे शिक्षा दी जा रही थी, उन सब चीज़ों पे हम बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमें जानना होगा कि जब हमारा भारत आज़ाद हुआ था तो सबसे पहला जो हमारा कमीशन बना था वो था हमारा यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन 1948-49, या फिर राधा कृष्णन कमीशन भी इसको कहा जाता है, क्योंकि इसके जो चेयरमैन थे, चेयरपर्सन थे, वो राधा कृष्णन ही थे। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट कमीशन था इंडिपेंडेंस के बाद। आप पहले ये लिख देना। फिर लिख रहे हैं इन्होंने बात की थी यूजी लेवल पे, यानी कि यूजीसी लेवल पे इन्होंने बात की थी, यानी कि विद्यालय के में कैसे कैसे पढ़ाई होनी चाहिए, विद्यालय के अंदर क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। ठीक है, यूनिवर्सिटीज़ कॉलेज में क्या क्या आप कितने पैसे दो ताकि वो अच्छे से चले। ठीक है, कौन कौन से कोर्सेज लाने चाहिए, कितने साल की लानी चाहिए, कितने मार्क्स मिलेंगे, उस पर फोकस किया था इन्होंने। साथ ही में इन्होंने अपने कमीशन में ये भी कहा था कि रूरल फोकस होना चाहिए, यानी रूरल हमें यूनिवर्सिटीज़ भी खोलनी है, अलग अलग जो गांव इलाके हैं उसमें भी यूनिवर्सिटीज़ खोलनी चाहिए ताकि वहाँ के बच्चे भी हायर एजुकेशन ले पाए। ठीक है, साथ ही में उन्होंने बात की थी जो एजुकेशन का लैंग्वेज है, उन्होंने कहा था कि एजुकेशन है रीजनल लैंग्वेज और इंग्लिश एज अ लिंक लैंग्वेज, की रीजनल लैंग्वेज भी रखो जो उनकी भाषा है, उनकी जो लोकल भाषा वो भी रखो, साथ में इंग्लिश भी रखो ताकि हम विदेश से भी लिंक कर पाए। बाहर जाके अगर हमें ट्रेड वगैरह करना है, बाहर से कुछ हमें बाहर जाके नौकरी करनी है, बाहर व्यापार करना है, तो उसके लिए इंग्लिश भी तो सीखनी चाहिए बच्चों को। तो उन्होंने कहा था कि अंग्रेजी जो भाषा है उस पर भी थोड़ा सा आपको जोर देना चाहिए, तो ऐसी शिक्षा आपको बनानी चाहिए। ठीक है, तो इनका मेन ये भी फोकस था जो टीचर है, जो शिक्षक है, उसको अच्छी कंडीशन में रखो, उसके अच्छी वेतन करो। ठीक है, उन शिक्षकों को अगर अच्छी वेतन दोगे तो वो अच्छे से मन लगा के पढ़ा पाएंगे बच्चों को। ठीक है, ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। साथ ही में आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि कौन सा कमीशन है जो सबसे पहला कमीशन है, उस पर बताओ, तो आप लिख देना। या फिर आपको बोला जाए कि कौन कौन से कमीशन आए थे आज़ादी के बाद, तो आपको उन कमीशन जितने भी याद हो उसके नाम और उसके बारे में आपको लिखना होगा। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें हमारे सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन जो 1952-53 में आया था, जिसको मुदालियर कमीशन भी कहा जाता है क्योंकि इनके चेयरमैन को होता डॉक्टर A.L. मुदालियर ही थे। ठीक है, तो इन्होंने क्या बात की, तो इनका मुख्य जो बिंदु था, उनका जो केंद्र बिंदु था, ये मुख्य रूप से माध्यमिक शिक्षा पे जो जोर दिया था इन्होंने कि हमारी जो सेकेंडरी एजुकेशन है 6ठी से लेकर 8वीं तक, उस एजुकेशन पे इन्होंने जोर दिया था कि उसको अच्छा करो, उसको बेहतर करो, उसमें अलग अलग सब्जेक्ट्स लाओ। उन्होंने इस पर बात की थी। साथ ही में उन्होंने बात किया था कि एकेडमिक्स और वोकेशनल हमें एजुकेशन हमें जोड़नी चाहिए, यानी कि वोकेशनल एजुकेशन कौन सी होती है, जो पढ़ने से हम कुछ नौकरी कर सकते हैं, यानी कि जैसे आपको खाना बनाना अच्छा लगता है तो वोकेशनल एजुकेशन में आपको कुकिंग अच्छे से सिखाई जाएगी। ठीक है, आपको ब्यूटी वगैरह पसंद है, ब्यूटी स्टाइलिंग पसंद है, तो आपको इंटीरियर डिज़ाइनिंग पसंद है, तो आपको ऐसे कोर्स करवाए जाते हैं वोकेशनल हमें स्टडीज़ में, वोकेशनल एजुकेशन में, ताकि आप उस जगह उस फील्ड में और अच्छा कर पाओ। ठीक है, तो इस पर उन्होंने फोकस किया था। साथ ही में उन्होंने कहा था जो हमारा जो हाइयर सेकेंडरी स्टेजेस है 11th-12th, इसका सिस्टम भी उन्होंने कमेंट किया था कि 11th-12th में कैसे सिस्टम होना चाहिए, कैसे कौन कौन से सब्जेक्ट्स होने चाहिए। ठीक है, तो इस पर पूरा फोकस किया था, इसलिए उनका पूरा सेकेंडरी लेवल उन्होंने देख लिया था।
छठी से लेकर 11 साल से 17 साल तक बच्चों को सबका उन्होंने बोला था कि क्या करना है, कैसे करना है, इस पे मेन फोकस था। साथ ही में उन्होंने लैंग्वेज फार्मूला भी दिया था, 3 लैंग्वेज फार्मूला, बहुत फेमस फार्मूला है। यानी कि पहला जो आपका लैंग्वेज होगा वो आपकी मातृभाषा होगी, दूसरा होगा वो हमारा कह सकते हो आप हिंदी ले लो, ठीक है, और तीसरा आप इंग्लिश ले लो, ताकि आपको अपना मातृभाषा भी आ जाए, अपने स्टेट का अपने बोली वो भी आ जाए, आपको हिंदी भी आ जाए और इंग्लिश भी आ जाए, ताकि आप पूरे इंडिया में भी बातचीत कर पाओ और इंडिया से बाहर भी बातचीत कर पाओ, ठीक है। और अगर हम बात करें वहीं पे हमारा नेक्स्ट था नेशनल एजुकेशन कमीशन 1964 या 66, जिसको कहा जाता है कोठारी कमीशन भी, क्योंकि इसके जो चेयरमैन है थे डॉक्टर DS कोठारी थे। तो नेशनल एजुकेशन कमीशन और कोठारी कमीशन जो दोनों एक ही है, ठीक है। तो अगर आपसे ये पूछे, और बहुत ये इंपॉर्टेंट भी है, पूछा जा सकता है, तो आप इसमें क्या क्या लिखोगे, तो इसमें सबसे पहले तो ये लिखना है जिसका विषय है शिक्षा और राष्ट्रीय विकास। इनका जो मेन फोकस था वो था शिक्षा का विकास हो, कंप्लीट आपका जो नर्सरी से लेके PhD तक इन्होंने बात कर दी थी कि सब कुछ कैसे क्या क्या करना चाहिए, कौन कौन से चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए, सब कुछ इन्होंने बोला था। और पूरा राष्ट्र का विकास करने के लिए बहुत से टॉपिक्स उन्होंने डाले थे। फॉर एग्जाम्पल इन्होंने ढांचा बताया था, यानी कि इन्होंने पैटर्न बताया था कि पैटर्न क्या होना चाहिए हमारे स्टडी का, 10 होना चाहिए यानी 10वीं तक, ठीक है, +2 यानी 11th 12th, +3 यानी हमारा ग्रेजुएशन, 3 साल का जो BA BCom होता है ना, BSc होता था वो। बट अब तो चेंज हो गया है, बट इससे पहले यही ढांचा चलता था। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ढांचा चेंज हो गया, वो मैं आपको आगे बढ़ाऊंगी। पर ये समझ लो, इसके पॉइंट्स ये नोट डाउन कर लो, ये कुछ पॉइंट्स ये नोट डाउन कर लो, ये लिख के आ जाना और अंडरलाइन करके आ जाना और थोड़ा थोड़ा बना के लिख देना, आपको बहुत अच्छे नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद इन्होंने कहा था कि बजट क्या, हमें सरकार को कैसी बजट रखनी चाहिए। तो उन्होंने कहा था GDP का 6% खर्च करो आप शिक्षा में, इससे कम नहीं, इससे ज़्यादा नहीं, 6% आपको करना ही करना है, ठीक है। साथ में इन्होंने भी बहुत बात की थी कि 3 हमें लैंग्वेज फार्मूला रखना चाहिए, यानी कि पहला आपका रीजनल लैंग्वेज, आपकी जो बोली है जिस स्टेट को वहाँ का जो लैंग्वेज है वो, फिर हिंदी और फिर इंग्लिश। ये 3 भाषा तो इंसान को आनी चाहिए, एक इंडियन सिटीजन को आनी चाहिए। उन्होंने इस पर फोकस किया था। साथ ही मैंने फोकस किया था साइंस और मैथ्स पे, कि आपको मैथ्स भी आना चाहिए, आपको साइंस भी आना चाहिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। 10वीं तक तो सभी बच्चे साइंस और मैथ पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, कंपलसरी है, ठीक है। उसके बाद आप 11th 12th के बाद ग्रेजुएशन में आप चेंज कर सकते हो, जो आपको पसंद है वो पढ़ सकते हो। साथ ही में उन्होंने कहा था कि हमारा जो वर्क एडुकेशन है वो क्या होना चाहिए, यानी कार्य अनुभव भी होना चाहिए बच्चों को। तो बच्चों को बहुत सारे ऐसे काम सिखाओ जो जिसका उन्हें प्रैक्टिस हो और जो आगे वो अपने फ्यूचर में कर पाए, ठीक है। परिणाम की अगर बात करें तो हम इसकी जो ये इतना इफेक्टिव था ये कमीशन, में इतनी अच्छी अच्छी बातें कही गई थी कि इसके बाद डायरेक्ट एक पॉलिसी आई, हमें नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन आई NEP 1964, जिसके अंदर इन सभी चीज़ों को लागू कर दिया गया। कमीशन में देखो रिकमेंडेशन होती है कि सरकार को रिकमेंड करते हैं कि ये चीज़ें करो, और पॉलिसी में क्या होता है, एक रूल बन जाता है कि अब ये चीज़ें होंगी ही होंगी, पूरे इंडिया में होंगी, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को इतनी अच्छी थी कि उनको पॉलिसी बना दिया गया और हमारे इंडिया में लागू कर दिया गया। 10+2+3 पैटर्न, 6% GDP का भी हमारे बोला गया तो करो, ठीक है, ये भी लागू कर दिया गया। और ये सब हमारा 3 लैंग्वेज फार्मूला भी लागू कर दिया, बहुत सारी चीज़ें लागू कर दी गई, ठीक है। आई होप वो समझ में आ गया होगा। अब हमसे पूछा जा सकता है पॉलिसीज़ के बारे में, कि आपसे ये बोल सकते हैं कि भारत का जो शिक्षा है वो कैसे चेंज हुआ और उसमें कौन कौन सी पॉलिसी आई बताओ। तो आपको क्या क्या लिखना है, 3 पॉलिसीज़ मेन है, 3 पॉलिसीज़ हमारी NEP न्यू एजुकेशन पॉलिसी 1968, ठीक है। सेकंड है हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 1986, थर्ड है हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो अभी करंट पॉलिसी है, ठीक है। तो आपको इसके बारे में क्या क्या लिखना है सुन लो, समझ लो, वो पॉइंट नोट डाउन कर लो। देखो सबसे पहला जो था हमारा, पहली पॉलिसी थी 1968 की NEP, ये आई थी रिकमेंडेशन, जो कोठारी कमीशन है ना उसकी रिकमेंडेशन के बाद ही आई थी, क्योंकि उन्होंने इतने अच्छे चीज़ें बताई थी कि पॉलिसी बनाना तो बनता है, ठीक है। तो इन्होंने पॉलिसी बनाई, पॉलिसी में स्ट्रक्चर बना दिया कि पूरे इंडिया में यही स्ट्रक्चर यही पैटर्न फॉलो होगा, ठीक है। उस बाद इन्होंने 3 लैंग्वेज फार्मूला को भी अप्लाई कर दिया था कि 3 लैंग्वेज फार्मूला होगा। साथ ही में उन्होंने कहा था कंपलसरी एजुकेशन मिलेगी 14 साल तक, 6 से 14 साल तक बच्चों को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन मिलेगी, उनको शिक्षा फ्री में मिलेगी। तो सरकारी जितने भी हम कह सकते हैं स्कूल से वहाँ पर फ्री एजुकेशन मिल रही थी, ठीक है। तो इनका मेन था कि अब इंडिया को हमें बेहतर बनाना है, बेहतर से बेहतर बनाना है, तो उन्होंने पूरा फोकस किया था। उसके बाद हमारी आई थी 1986 में दूसरी पॉलिसी, जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ों पे फोकस किया गया था, काम किया गया था। जैसे कि वहाँ पे मेन इनका एम ये था कि जितने भेदभाव है उसको हमें ख़त्म करना है, ठीक है। सब लोग मिलजुल के पढ़ें। वुमेंस एजुकेशन में बात की थी कि हमारे वुमेंस को भी एडुकेट करो। इनका मेन जो की फोकस आप कह सकते हो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड था, जिसके उन्होंने बात की थी कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है प्राइमरी एजुकेशन का, प्राइमरी स्कूल्स का, वो अच्छा करो।
अगर स्कूल्स नहीं बने, बनाया जाए, स्कूल्स को बनाया जाए, ठीक है। साथ ही में इनके जो पॉलिसी है, इसके अंदर इस्टेब्लिशमेंट की बात की थी हमारे नवोदय विद्यालय की, यानी जो हमारे रूरल बच्चे, गांव वगैरह के बच्चे हैं, या जो हम कह सकते हैं जो शहर से दूर इलाके में जो बच्चे रहते हैं, उन लोगों के लिए नवोदय विद्यालय बनाया जाए और वहाँ पे शिक्षा दी जाए, बहुत ही अच्छी शिक्षा दी जाए, और वहाँ पे जितने भी टैलेंटेड बच्चे हैं उनको फ्री में शिक्षा दी जाए, ठीक है। तो अभी भी नवोदय विद्यालय है, तो इस पॉलिसी के बाद ही बनाए गए थे वो। इग्नू की बात की गई कि जो बच्चे रेगुलर नहीं आ पाएंगे और इसके लिए ओपन यूनिवर्सिटी बनाया जाए, तो इग्नू बनाया गया था इसके तहत। साथ ही में इसके तहत बनाया था टीचर को एडुकेट करना। अब बच्चों को एडुकेट करने के लिए कौन चाहिए? बच्चों को पढ़ाने के एक शिक्षक चाहिए ना, शिक्षक को एडुकेट करने के, शिक्षक बनाने के लिए इंस्टीट्यूट भी तो चाहिए ना। तो शिक्षक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बनाए गए बहुत सारे, जिसको डाइट नाम रखा गया, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन ट्रेनिंग, ये खोले गए पूरे इंडिया में। उसके बाद हमारा आया था, ये रहा यहाँ पे 1992 रिवाइज, यानी एक छोटा सा प्रोग्राम ऑफ एक्शन आया था। जो जो चीज़ें इस पॉलिसी में बच गई थी ना, तो वो डॉक्यूमेंट आया और उसमें ऐड ऑन करके चीज़ें आई, ठीक है। तो 1992 में एक रिवीजन आया था इस पॉलिसी का कि ये चीज़ें थोड़ी बच गई, इसको भी ऐड ऑन कर दो। तो मेनली इसमें क्या फोकस किया था? इसमें फोकस किया था जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं ना प्रोफेशनल कोर्स के, उन्होंने कहा था कि चलो अब एंट्रेंस एग्ज़ाम भी स्टार्ट कर देते। जो प्रोफेशनल कोर्स है, फॉर एग्जाम्पल हमारे जो इंजीनियरिंग कोर्स है, हमारे डॉक्टर के कोर्स है, उसके अंदर जितने भी आप कह सकते हो एंट्रेंस एग्ज़ाम है, उनकी बात की गई थी। जो प्रोफेशनल लेवल पे एंट्रेंस एग्ज़ाम की बात की थी, और वहाँ पे ये सब लागू हो गया, ठीक है। उसके बाद था न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, करंट पॉलिसी जो हमारी चल रही है। ये किसकी रिपोर्ट है? मेनली ये डॉक्टर के कस्तूरी रंजन कमेटी रिपोर्ट है, ठीक है। इन्होंने पूरा रिप्लेस कर दिया हमारे जो स्कूल सिस्टम है, उसको पूरा चेंज कर दिया। 10+2 से जो 10वीं और 12वीं था ना, उसको चेंज करके इन्होंने कर दिया 5+3+3+4 की। अब ये अलग अलग एक कैटेगरी है। 5 का मतलब है नर्सरी, यूकेजी, एलकेजी, फर्स्ट सेकंड। थर्ड का मतलब है 3 साल का मतलब है थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। फिर से 3 साल का मतलब है 6, 7, 8, और 4 साल का मतलब है 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं, ठीक है। तो इन्होंने इस तरह बना दिया और कहा कि अब ऐसे फोकस करोगे ना, अब ऐसे टुकड़ों में बांट दिया, तो इस तरीके से फोकस होगी तो और अच्छे से स्कूलिंग होगी, ठीक है। और अच्छी अच्छी चीज़ें इन्होंने कहा कि 6th क्लास से आप देख सकते हो कोडिंग और टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट करने की बात की गई कि 6ठी से सभी बच्चों को कोडिंग कंपलसरी कर दो, कंप्यूटर का सब्जेक्ट कंपलसरी कर दो। 6ठी से बच्चा कंप्यूटर चीज़ें सीखने लगेगा, ITCT हमारा AI सब कुछ सीखने लगेगा, बात की, ठीक है। साथ ही में जो की फोकस था वो था फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी की, यानी कि अब बच्चों को, हमें सभी बच्चों को मैथ्स आना चाहिए, बेसिक बोलना, लिखना, पढ़ना आना चाहिए। तो इस पर बात की थी। साथ ही में अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमें कहा गया था जो 100% ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है इन प्री स्कूल सेकेंडरी लेवल पे, हम 2030 तक हमें सभी बच्चों को, जितने भी हमारे भारत में बच्चे हैं जो स्कूल जाने लायक है, ये स्कूल जाने की उम्र में है, उन सबको स्कूल में डालना है, ये बात की थी, ठीक है। और साथ ही उन्होंने उनका जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट आया था न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, ये आपको ऑनलाइन मिल जाएगा, वहाँ पे आप पढ़ सकते हो। तो यहाँ इसके अंदर बात की थी कि जो हमारा एग्ज़ाम पैटर्न है उसको थोड़ा फ्लेक्सिबल बनाओ, ज़्यादा स्ट्रेस मत दो बच्चों को आर्ट्स सिखाओ, साइंस सिखाओ, कॉमर्स सिखाओ। और जो 11th 12th में आप आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स में बच्चों को बांटते हो ना, वो मत बांटो। अब बच्चा 11th 12th और हमारे 9th 10th से ही कुछ भी सब्जेक्ट ले सकता है। जैसे बाहर आप देखते हो ना, फॉरेन कंट्रीज़ में क्या होता है, फॉरेन में बच्चा हिस्ट्री के साथ साथ साइंस भी ले लेता है क्योंकि उसको पसंद है, उसे पढ़ना है। और बहुत सारे ऐसे उन्होंने कह सकते हो कोर्सेज बना दिए हैं जिसमें साइंस और हिस्ट्री का काम है, या फिर ऐसे बहुत सारे कह सकते हो आप नौकरियां बना दी है जिसके अंदर साइंस और हिस्ट्री वाले बच्चे आ सकते हैं, ठीक है। तो उन्होंने कहा है कि अब से साइंस और कॉमर्स और आर्ट्स नहीं होगा, अब से 11th 12th में बच्चा कोई भी सब्जेक्ट ले, फ्री है उसके लिए, ठीक है। अगर आप आर्ट्स लेना चाहते हो, आर्ट्स के लिए आपको, अगर आपको पॉल साइंस लेनी है, उसके साथ में आपको अकाउंट्स भी लेनी है, उसके साथ हिस्ट्री भी लेनी है, और उसके साथ आपको कंप्यूटर भी लेना है, क्योंकि अब इन चारों में आपको इंटरेस्ट है तो आप चारों ले सकते हो, चारों में पेपर होगा और आपको 11वीं के नंबर उस बेसिस में मिल जाएंगे, ठीक है। तो इन्होंने बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें की हैं, इसके बारे में आप लिख देना। अब हमें थोड़ा सा बात करना है हमारा इंडिक विज़न एजुकेशन पे, यानी जो हमारे भारत का विज़न क्या है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि आपने बहुत पढ़ा, स्कूलिंग इन इंडिया पढ़ लिया, अब बताओ भारत का विज़न क्या है, भारत क्या बनना चाहता है शिक्षा के क्षेत्र में और क्या क्या करना चाहता है, आप क्या लिखोगे? आपको ये लिखना है कि लक्ष्य आपको बताना है कि भारत सबसे पहले तो
एक ऐसा देश बनना चाहता है जो शिक्षित हो, उसमें हर इंसान कुछ ना कुछ काम कर रहा हो, ठीक है, चाहे वो अपने स्किल वाला काम कर रहा हो, मैन मेकिंग और या कैरेक्टर मेकिंग, कुछ भी काम कर रहा हो, या फिर उसका जो चरित्र है वो अच्छा हो, उसका जो मानव निर्माण हम कर रहे हैं वो अच्छे हो। बेसिक जो हमारा 3H है, यानी हमारा दिमाग, दिल और हाथ, सब हमें बहुत सारे स्किल्स सिखाए, सब काबू में हो, सब एक दूसरे को हेल्प करके चीज़ें सिखा पाए, ठीक है। हमारे यहाँ रूट्स की बात की हम लोग अपने धर्म, अपने जो धर्मा है, हमारा जो कर्मा है हमारा, वो सब सीखें, इंडियन नॉलेज भी लें, साथ में फॉरेन नॉलेज भी लें, और एक बहुत ही अच्छा एजुकेशनल हब बने, यानी कि भारत को क्या बनना है, विश्व गुरु बनना है शिक्षा के अंदर। तो भारत को क्या मिशन क्या है, विश्व गुरु बनने का है, ग्लोबल लीडर बनना है, ठीक है। साथ ही में उन्होंने कहा कि अपनी मातृभाषा को कोई नहीं भूलेगा, सब अपनी मातृभाषा को याद रखेंगे, प्राइमरी तक, सेकेंडरी तक, उसके बाद नई नई लैंग्वेजेस भी सीखेंगे, सभी लैंग्वेज का रिस्पेक्ट करेंगे। टारगेट ये है कि हमारा विकसित भारत बनना है हमें 2047 तक, ठीक है। हम लोग विकसित यानी विकास हो जाए, मेन मोस्ट जो है ना, ज़्यादातर विकास हो जाए हमारे भारत का, और साथ में हमें सभी कल्चर को, स्किल्स को, अपने दिल, दिमाग, आत्मा, सबको क्या करना है, इम्प्रूव करना है, ठीक है। आगे हमारा स्कूलिंग फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट। अब थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं, जो हम स्कूलिंग कर रहे हैं, तो ह्यूमन डेवलपमेंट में स्कूलिंग क्या काम कर रहा है, या ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए स्कूलिंग क्यों ज़रूरी है। तो इसमें मेनली आपको क्वेश्चन इस तरह पूछा जाएगा कि जो हमारी स्कूलिंग है वो कैसे हमें विकास कर रही है, हमारा विकास कर रही है, साथ में कैसे हमें बहुत सारी चीज़ें सिखा रही है, हमें फ्रीडम भी दे रही है, आज़ादी भी दे रही है, और हमारा सोशल, सामाजिक विकास भी कर रही है। तो इस पर टिप्पणी दीजिए। तो इस पर आप क्या क्या लिख सकते हो, देखो इस पर आप ये लिखना कि जो हमारा शिक्षा है वो हमें बहुत सारी चीज़ें सिखा रहा है, ठीक है, हमारे हेल्थ को अच्छा कर रहा है, हमें बता रहा है कि कैसे हाइजीन को मेंटेन कर सकते हैं, हम अपने मेंटल हेल्थ को कैसे मेंटेन कर सकते हैं, हम रेगुलर चेकअप कराने चाहिए हमको। ये सब की शिक्षा कौन दे रहा है, हमें एजुकेशन दे रहा है। साथ ही में बहुत से ऐसे स्कूल हैं जहाँ पे हमारे मेनली सरकारी स्कूल है, वहाँ पे पीएम पोषण यानी मिड डे मील की योजना है, वहाँ पे बच्चों को खाना खिलाया जाता है, और इस तरीके से खिलाया जाता है कि उनके जो बेसिक पोषण तत्व है ना, रोज़ के पोषण तत्व उनको मिलने चाहिए, वो मिले। तो न्यूट्रिशन को भी देखा जा रहा है स्कूल में, अगर बच्चा जाएगा तो उसकी हेल्थ चेकअप भी होगी, हेल्थ का ध्यान देंगे, न्यूट्रिशन का ध्यान देंगे, अच्छा अच्छा खाना देंगे उनको। साथ ही में कह सकते हैं स्कूलिंग जो है हमारी लिंक कर रही है हेल्थ और न्यूट्रिशन को, तो इम्प्रूव कॉग्निटिव और लोअर ड्रॉप आउट रेट, हमारा मानसिक विकास तो कर रही है। साथ साथ में जो बच्चे स्कूल छोड़ के चले जाते थे ना, अब वो स्कूल में आता है, चाहे लालच से आए कि खाना मिलेगा कोई बात नहीं, पर आ तो रहे हैं, उनका विकास तो हो रहा है, पढ़ भी रहे हैं, साथ में खा भी रहे हैं, अच्छा साफ सफाई से रह रहे हैं, और डॉक्टर भी आके चेकअप कर देता है हर महीने, आपके साथ हर 2-3 महीने पे डॉक्टर वहाँ पे आते हैं बेसिक चेकअप के लिए, ठीक है। और अगर वहीं पे बात करें तो जो हमारे पुअर, गरीब बच्चे हैं उनको हेल्प मिल जाती है, उनको बहुत सारी चीज़ें सिखा देते हैं, उनको ऐसे ऐसी फील्ड के लिए तैयार कर देते हैं कि आगे वो अपने देश का और अपने घर परिवार का नाम रोशन करें। तो उनको बहुत, हम कह सकते हैं स्टार्टिंग मिल जाती है, चलो आगे क्या करेंगे, बस स्टार्टिंग तो मिले, कुछ तो पढ़ाओ, कुछ तो लिखो, तो वो सब मिल जाता है। तो स्कूलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए। तो स्कूलिंग जो स्कूल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे मानव विकास के लिए, ठीक है। तो आप ये लिख देना। साथ ही में अगर हम बात करें, अगर आपसे पूछे स्टेट लेवल डिस्पैरिटीज़ बताओ, यानी जो हमारे स्टेट्स हैं अलग अलग, जितने भी अलग अलग हम कह सकते हैं हमारे स्टेट्स हैं, वो सब एक दूसरे से कैसे अलग हैं, क्या क्या उनमें अंतर देखने को मिलता है, आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है, कि अपने भारत के अंदर जितने आपको राज्य है वो कैसे एक दूसरे से अलग है, अंतर बताओ। तो आप ये लिख सकते हो कि पढ़ाई के मामले में, लिटरेसी के मामले में, यानी कितने लोग लिटरेट हैं, इसके मामले में हर स्टेट, हर राज्य अलग अलग नंबर पे है, ठीक है। केरला और मिज़ोरम के जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा लिटरेट है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा आप कह सकते हो पढ़े लिखे लोग हैं, यानी वहाँ पे ज़्यादा लोग पढ़े लिखे ही हैं, कोई भी ऐसा नहीं कि वो नहीं पढ़ा, स्कूल छोड़ दिया तो उसके पास स्कूलिंग नहीं है पूरी, नहीं, 96% से ज़्यादा लोग वहाँ पे पढ़े लिखे हैं। वहीं अगर हम बात करें आंध्र प्रदेश और बिहार की, तो वहाँ पे आप देख सकते हो कि लिटरेसी बहुत रेट कम है, चाहे बहुत सारे अलग अलग कारण होते हैं इन सब चीज़ों के, कि वहाँ के आप कह सकते हो वहाँ पे काम करने की बहुत ज़रूरत है, पैसे कमाने की ज़रूरत है, इसलिए नहीं पढ़ पाते, या फिर वहाँ के राज्यों में कि जो हमारे नेता हैं वो ऐसे कुछ कर देते हैं, वो वैकेंसी निकाल नहीं पाते, तो वो पढ़ते नहीं, वो अपना कुछ बिजनेस में लग जाते हैं। तो कुछ भी कारण हो सकता है, पर ये अलग है, स्टेट के अंदर अलग अलग आप देख सकते हो, राज्यों के अंदर अलग अलग चीज़ों पे आप डिफरेंसेस देख सकते हो।
वहीं अगर हम बात करें ड्रॉप आउट रेट्स की, यानी कितने बच्चे स्कूल छोड़ के चले जाते हैं स्कूलिंग पूरी किए बिना ही, ठीक है, 6ठी में निकल गए, 8वीं में निकल गए, 10वीं में निकल गए, 12वीं भी नहीं की, तो ये रेट अगर हम देखें तो साउथ की तरफ बहुत कम आपको देखने को मिलेगा। बहुत कम बच्चे होते हैं जो स्कूल छोड़ के चले जाते हैं, वो स्कूलिंग अपनी पूरी करके ही निकलते हैं। और कुछ आपको हाई दिखेगा यूपी, बिहार और अदर हमारे नॉर्थ के साइड पे, ये थोड़ा सा हाई दिखेगा कि वहाँ पे उनको स्कूलिंग वो नहीं करते और आगे अपना कुछ काम में लग जाते, तो कुछ भी कारण हो सकता है, पर वहाँ पे आपको हाई दिखेगा। तो ये आपको कह सकते हो स्टेट लेवल पे डिस्पैरिटीज़ है। ये हमारे राज्यों के अंदर जो अलग अलग मतभेद हो रहे हैं ना, तो ये अलग अलग लेवल पे होते हैं। वहीं आप ये कह सकते हो हमारा डिजिटल डिवीज़न है, यानी कि कुछ टेक्नोलॉजी वगैरह, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह आप कह सकते हो एक कुछ स्टेट्स में बहुत अच्छा है, कुछ स्टेट्स में अच्छा नहीं है, वहाँ पे अच्छी चीज़ें टेक्नोलॉजी और डिजिटल चीज़ें नहीं पहुँच पाई हैं, पर वैकेंसीज़ तो कम निकलती हैं। वहाँ के लोग इतने सारे हैं कि आप क्या बोलो, वहाँ पे बेरोज़गारी बढ़ती जा रही है, वहाँ पे टीचर्स की वैकेंसीज़ कम निकलती है, ठीक है, तो ये भी बात आप कह सकते हो, और अलग राज्यों में ऐसी चीज़ें भी देखने को मिलती हैं। साथ ही में आप बात कर सकते हो न्यूट्रिशन लेवल पे कि जो हमारे पीएम पोषण योजना है, जिसके तहत बच्चों को मिड डे मील और खाना मिलता है, उसके अंदर अलग अलग राज्यों में अलग अलग चीज़ें देखने को मिलती है। हमारे जो साउथ इंडियन स्टेट्स हैं, यानी जो साउथ डायरेक्शन में जितने भी स्टेट्स आपको देखेंगे, वहाँ पे ज़्यादा अच्छा पोषण तत्वों वाला और टाइम रूटीन से खाना मिलेगा, और जबकि आप नॉर्थ साइड देखेंगे तो थोड़ा सा घोटाला आपको मिलेगा देखने को। तो इससे भी आप कह सकते हो कि एजुकेशन सिस्टम हिल जाता है, क्योंकि सभी राज्य एक साथ ढंग के काम नहीं कर पाते, एक साथ नहीं वो उस लेवल पर पहुंच पाते जहाँ तक उन्हें पहुंचना चाहिए। और जेंडर गैप की बात की गई है, ठीक है, ये जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होता है, भेदभाव होता है, ठीक है, तो ये सब बॉयज़ गर्ल्स के नाम में बहुत डिस्क्रिमिनेशन होता है, जिसकी वजह से एजुकेशन ही इंडिया का पूरा नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये सब चीज़ें ध्यान से समझ में आ गई होगी, ठीक है, एक बार पढ़ लो, समझ लो। आगे हमें एक कुछ छोटी सी बात ये समझनी है कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या क्या लिए गए हैं रिलेटेड टू एजुकेशन। शिक्षा के लिए क्या कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में भी कुछ बातें कही गई हैं? तो हाँ, कही गई हैं। क्या क्या कही गई हैं? देखो, हमारे तो फंडामेंटल राइट्स बना दिए गए हैं कि शिक्षा हमारा अधिकार है। आर्टिकल 14 में लिखा है इक्वालिटी बिफोर लॉ, लॉ के सामने सब इक्वल हैं। हमारा शिक्षा क्या है? हमारा राइट टू एजुकेशन हमें मिला है आर्टिकल 21A के अंदर। वहीं हम बात करें फंडामेंटल ड्यूटीज़ में भी हमें यह कहा गया है कि ड्यूटी है हर पेरेंट्स की कि वो अपने बच्चों को शिक्षित करें। आर्टिकल 51A ब्रैकेट के अंदर आपको ये मेंशन है कि शिक्षा के अंदर हर पेरेंट्स का ये ड्यूटी है, हर पेरेंट्स की ड्यूटी है कि अपने बच्चों को शिक्षित करें। 6 से 14 साल के बच्चों को पूरी अपॉर्चुनिटी दे ताकि वो शिक्षित हो पाए। साथ ही हमारे कंकरेंट लिस्ट है, यानी कि जो कुछ लिस्ट है हमारे कि क्या क्या चीज़ें स्टेट संभालेगी, क्या क्या चीज़ें सेंट्रल गवर्नमेंट संभालेगी, क्या क्या चीज़ें दोनों मिलकर संभालेगी। तो कंकरेंट लिस्ट होता है कि दोनों मिलके क्या चीज़ संभालेगी, उसके अंदर भी शिक्षा है, एजुकेशन है, कि दोनों मिलकर एजुकेशन संभालेगी और उस पर काम करेगी। वहीं कुछ हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल भी कहा गया आर्टिकल 41 में, राइट टू एजुकेशन। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि भारत के अंदर संविधान में भी शिक्षा का बहुत महत्व है और उसकी जगह दी गई है। और अब इसको थोड़ा ध्यान से हम समझ लेते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि स्कूलिंग एज अ राइट, यानी जो स्कूलिंग है क्या वो हमारा अधिकार है और कैसे है? तो आप इस तरीके से लिख देना कि कॉन्स्टिट्यूशन में अभी प्रोविज़न दे रखा है, हमारे संविधान में लिखा है कि आर्टिकल 21A में कि शिक्षा, हमारा एजुकेशन जो एक फंडामेंटल हमारा राइट है, यानी कि जो हमारा शिक्षा है वो हमारा मौलिक अधिकार है, ठीक है। हमारा जो अमेंडमेंट हुआ था 86 अमेंडमेंट 2002 में, उसके अंदर आ गया था। आर्टिकल 45 में फोकस किया गया अर्ली चाइल्डहुड केयर है, बिलो 6 एज के बच्चे, जो बच्चे 6 साल से नीचे हैं, उनकी शिक्षा को लेके, उनके न्यूट्रिशन लेवल को लेके भी आर्टिकल बनाया गया है कि उनको भी शिक्षित करो। जो नर्सरी, यूकेजी, एलकेजी के बच्चे हैं उन पे भी ध्यान दो। उस पर भी आर्टिकल निकला है 45, जिसमें फोकस किया है कि अर्ली चाइल्डहुड बच्चों को भी एजुकेशन देना है, ठीक है। साथ ही में आर्टिकल 51A ब्रैकेट के अंदर लिखा गया है हमारा फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ पेरेंट्स टू सेंड चिल्ड्रन टू स्कूल। ये फंडामेंटल ड्यूटी है पेरेंट्स की, पेरेंट्स का ये कर्तव्य है कि वो अपने बच्चों को स्कूल भेजे और पढ़ाए, ठीक है। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा है। आगे अगर हम बात करें RTE एक्ट 2009, हमारे संसद में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, डेमोक्रेसी के टाइम पे हमारे इंडिया में ये बनाया गया है 2009 में कि राइट टू एजुकेशन एक्ट, यानी कि फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन। 6 to 4 ईयर के बच्चों को फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन है, उनको शिक्षा से कोई नहीं रोक सकता, कोई स्कूल उनका एडमिशन देने से नहीं रोक सकता, उनको शिक्षा लेनी चाहिए और मिलेगी। साथ ही में इन्होंने इसमें लिखा है कि
जो EWS है, जो पैसे जिनके पास कम है, जो गरीब लोग हैं और उनके आसपास कोई प्राइवेट स्कूल है, सरकारी नहीं है, तो 25% रिजर्वेशन भी रखी जाएगी हर प्राइवेट स्कूलों में जो डिसएडवांटेज ग्रुप से बच्चे आते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर EWS कोटा की भी बात की गई है। साथ ही में इसमें बात की गई है कि एक टीचर पे कितने बच्चे होंगे। एक टीचर पे हमें 30 बच्चे होंगे, 30 से ज़्यादा नहीं होंगे। अगर 31 बच्चे हैं तो 2 टीचर लगेंगे। ठीक है, तो ये बात की गई है कि 30 से अगर एक भी ज़्यादा बच्चा होगा तो 2 टीचर लगेंगे। तो ये हमारा जो प्यूपिल टीचर रेशियो है, बच्चे और टीचर का रेशियो है, इस पर भी बात की गई और ये भी बनाया गया है। ये एक्ट है तो ये हमारा माना गया है, इसको लागू किया गया है। ठीक है, प्रोविजन की बात करें तो नो फिजिकल पनिशमेंट, नो स्क्रीनिंग टेस्ट एंड नो प्राइवेट ट्यूशन बाय टीचर। यानी कि जितने भी पनिशमेंट दी जाती है, डंडा मारते हैं, ठीक है, या मुर्गा बना देते हैं, ये सब कोई पनिशमेंट नहीं देगा। एक्ट आ गया, अगर कोई देगा तो फिर उसको सज़ा मिलेगी, कोर्ट में जाएगा वो टीचर। ठीक है, ये आ गया। और साथ में स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं होगा, यानी एडमिशन के लिए आप टेस्ट नहीं लोगे कि हम तो सिर्फ पढ़े लिखे बच्चों को एडमिशन देंगे अपने स्कूल में, नहीं, ये भी गलत बात है। और साथ ही में कोई टीचर जो है प्राइवेट ट्यूशन नहीं दे सकता। अगर वो स्कूल में पढ़ा रहा है तो स्कूल में ही पढ़ाएगा। अगर सरकारी स्कूल में पढ़ा रहा है तो बिल्कुल भी अदर कोई काम नहीं कर सकता, कोई अदर बिजनेस नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर उसको सज़ा मिलेगी गवर्नमेंट के थ्रू। ठीक है, तो रूल है ये कुछ। साथ ही में उन्होंने कहा कि क्वालिफाइड टीचर आएगा, पढ़ा लिखा, जिसने सीटेट जैसा पेपर क्वालिफाई किया हो। सीटेट एक सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, वो भी माना जाता है। तो उन्होंने कहा कि टीचर भी हम ऐसे नहीं लाएंगे किसी को उठा दिया, उसके बहुत से टेस्ट लेंगे, फिर अच्छा से अच्छा टीचर आपके सामने लाएंगे। तो इतना कुछ इन्होंने बताया है। साथ ही में उन्होंने कहा है नो डिटेंशन पॉलिसी, यानी कि जो कक्षा 5वीं और 8वीं है हमारी, मतलब आप इसमें ये कह सकते हो कि जो हमारे 5th क्लास तक बच्चे हैं उनको फेल कोई भी नहीं करेगा, उनको पास करके आगे भेजना है। और 5th 6th 7th 8th में एग्ज़ाम स्टार्ट होंगे। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स थे। अगर आपको पूछा जाए कि हमारे संविधान में क्या लिखा है शिक्षा और स्कूलिंग के बारे में, तो आपको ये चीज़ें मेंशन कर देनी है। तो शिक्षा के अंदर सबसे मेन और इम्पॉर्टेंट जो सदस्य है, जो लोग हैं, वो याद सबसे पहले तो आप पेरेंट्स, ठीक है, हमारे माता पिता, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके ही बढ़ावे से हम शिक्षा ले सकते हैं। दूसरा हमारे क्या हो गया, हमारे स्कूल्स, हमारा स्टेट, जो स्टेट गवर्नमेंट है, राज्य, वो, हमारे टीचर्स, हमारी कम्युनिटी, हमारे कोड्स, हमारे रेगुलेशंस, रूल रेगुलेशंस, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है शिक्षा के लिए। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे हमारा स्कूलिंग एंड मार्केट। हमारा स्कूल जो है, शिक्षा जो है, मार्केट कैसे कहीं ना कहीं बन गया है कि थोड़ा सा आप कह सकते हो कि थोड़ा सा व्यापार होने लगा है शिक्षा में, स्कूलिंग में। कैसे ये समझते हैं और कौन कौन से आप पार्ट्स है वो पढ़ लो। ठीक है, ये अलग से भी आ सकता है कि प्राइमरी स्कूलिंग क्या होती है, शैडो स्कूलिंग क्या होती है, शैडो एजुकेशन क्या होती है, क्या लिखोगे। ठीक है, और क्या है इसके अंदर, इक्विटी कंसर्न क्या है। तो ये सब चीज़ें आपको लिखनी होगी ना, तो ये समझ लो थोड़ा सा। तो प्राइवेट स्कूलिंग में मेनली ये बात की गई है कि ये प्रॉफिट के लिए बना गया है कि हम आपको शिक्षा तो देंगे लेकिन अपना फ़ायदा कराएंगे, इसलिए इनकी जो कॉस्ट होती है वो हाई होती है। ये फ्री में ना यूनिफॉर्म देते हैं, ना बुक देते हैं, ना खाना देते हैं। ठीक है, ये बात आप लिख सकते हो। इसके साथ में आप ये लिख सकते हो कि ये थोड़ा हाई क्वालिटी और एलीट स्कूल्स होता है, जो रिच, जो अमीर लोग हैं उनके लिए बनाया जाता है, या रिच और रिच जो बहुत ही रिच है, रिचेस्ट पीपल है, उनके लिए भी होते हैं। जो इंटरनेशनल स्कूल्स होते हैं ना, वो भी तो प्राइवेट स्कूल है, वो बनाए जाते हैं जिसके अंदर गरीब लोगों को नहीं मौका मिलता जाने का, या फिर उनके लिए वो अफोर्डेबल ही नहीं है, या उनके लिए कोटा नहीं है। ठीक है, और मेन इनके अंदर डिमांड होता है इंग्लिश का। इसके ना इंग्लिश मीडियम का बहुत डिमांड होता है। इंग्लिश में सारी चीज़ें होती है, बुक्स होती है, बातचीत, बच्चों को इंग्लिश मीडियम बनाया जाता है। ठीक है, अगर वही हम बात करें शैडो एजुकेशन की, तो ये कोचिंग होती है, जो हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स आप देखते हो ना, उनको कहते हैं शैडो एजुकेशन। जैसे आप कभी जी के लिए या हम नेट के लिए आप क्वालिफाई करने के लिए, या कोई भी UGC लेवल के किसी भी एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए आप जाते हो ना कोचिंग लेने 1-2 महीने की, जैसे आप बायजू वगैरह में चले गए या फिर अन अकेडमी फिजिक्स वाला कहीं भी आपने चले गए, आप वहाँ पे ले रहे हो, कोचिंग ले रहे हो, वो क्या है, वो है शैडो एजुकेशन। ठीक है, तो ये आप भी से कह सकते हो कि प्राइवेट ट्यूशन जो होते हैं, जो कहीं ना कहीं मिमिक कर रहे होते हैं या फिर शैडो कर रहे होते हैं, कॉपी कर रहे होते हैं अपने करिकुलम को और अपने तरीके से पढ़ा रहे होते हैं, अपने ढंग से पढ़ा रहे होते हैं। डमी स्कूलिंग भी इसको कहते हैं। ठीक है, डमी स्कूल्स होते हैं, इसमें भी आपको शिक्षा दी जाती है, लेकिन स्कूल नहीं होता है, इसमें कोई सर्टिफिकेट वगैरह नहीं मिलता, इसमें नॉलेज मिलती है आपको। ठीक है, तो ये भी है, ये मेनली है, ये अपने प्रॉफिट के लिए आप कह सकते हो, ये अपना पैसा बनाने के लिए आपको शिक्षा तो देते हैं, समझाते तो हैं, लेकिन
पैसा बनाने में इनका मेन फोकस होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा से अच्छा पैसा बन पाए, ठीक है। और मेनली जो हाई डिमांडिंग हमके एंट्रेंस एग्ज़ाम्स होते हैं ना, उन एग्ज़ाम पे फोकस होता है इनका। फुल टाइम कोचिंग होती है, आपको फुल टाइम कोचिंग अटेंड करनी होती है। समझ में आ गया। उसके बाद है इक्विटी कंसर्न। इक्विटी कंसर्न से आपको क्या मतलब है? देखो, इक्विटी का मतलब होता है कि जिसको जितनी ज़रूरत है उसको उतना हमें देना चाहिए चीज़ें। अगर किसी को इतने शिक्षा की ज़रूरत है तो उसको उतना दो, क्योंकि बाकी तो ट्यूशन भी जा रहा है। और किसी को अगर उसके पास पैसे नहीं है तो उसको ज़्यादा शिक्षा दो, क्योंकि उसके पास पैसे नहीं है और ट्यूशन भी नहीं जा रहा, राइट। तो यहाँ पे इक्विटी कंसर्न की बात की कि स्कूलिंग में अब क्या हो गया ना, जिसके पास जितना पैसा है वो उतना ज़्यादा अच्छा मार्क्स ला पा रहा है। अलग अलग ट्यूशन लेता है, मैथ्स के अलग ट्यूशन, साइंस का अलग ट्यूशन, दिखते हो ना। तो पे टू लर्न की अब बात होगी। सक्सेस डिपेंड, हमारा जो सक्सेस है वो इस पर डिपेंड कर रहा है तुम कितने पैसे फेंक सकते हो। तुम जितने पैसे फेंकोगे उतना तुम्हारा अच्छा मार्क्स आएगा। अब इस पर सक्सेस डिपेंड हो गया है। साथ ही में हम बात कर सकते हैं इसके अंदर हमारा डिजिटल डिवीज़न है। हमारा जो ई मार्केट है, एजुकेशन जो टेक्नोलॉजिकल मार्केट है, उसमें आपकी जितने आप शहर में होगे, जितने आपके मोबाइल फ़ोन इंटरनेट होगा तो उतना अच्छा आप पढ़ पाओगे। हाई स्पीड से इंटरनेट आपके पास अगर चल रहा है तो आपका एजुकेशन भी बहुत हाई स्पीड से चलेगा। तो ये सब कह रहे हैं कि अब एजुकेशन सिस्टम बहुत ही कह सकते हो कि पैसे वालों के हाथ में आ गया। जिसके पास पैसा है उसके पास शिक्षा है, अच्छी से अच्छी शिक्षा है। तो ये कहा गया है कि सोसाइटी में, समाज में आप देख सकते हो कि थोड़ा सा भेदभाव हो रहा है कि जो गरीब लोग हैं उसको तो शिक्षा की जो अच्छी क्वालिटी है ना, अच्छी क्वालिटी ऑफ शिक्षा की मार्केट है ना, जहाँ पे अच्छी क्वालिटी मिलती है, वहाँ से गरीब लोगों को तो दूर ही रखा जा रहा है, क्योंकि उनके पास पैसा ही नहीं है, ठीक है। तो आप इसका समाधान में आप ये लिख सकते हो कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 उसके द्वारा जो बोर्ड परीक्षाओं का जो बोझ कम करने और कोचिंग की निर्भरता घटाने की बात की गई है। कि अब उन्होंने बात की है कि अब हम स्कूल में ही सब कुछ पढ़ाएंगे, हम स्कूल का सिलेबस भी इतना इजी कर देंगे या इस तरीके से हम कर देंगे ताकि आपको कोई कोचिंग लेने की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है। एट द लास्ट आप ये देख लो कि हमारा जो शेडो एजुकेशन सिस्टम है इंडिया में शेडो एजुकेशन सिस्टम है, उसके अंदर जो फॉर्मल स्कूल्स हैं उसके ना प्राइवेट ट्यूशन्स आते हैं। यानी स्कूल जो हमारे कोचिंग होती है, स्मॉल कोचिंग वगैरह वो आ सकती है, जो आप भी अपने प्राइवेट ट्यूशन्स आप दे सकते हो, यानी घर घर जाके भी दे सकते हो, अपने घर पे बच्चों बुला के दे सकते हो। या फिर कम्पिटेटिव एग्ज़ाम के लिए जो कोचिंग दी जाती है अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट्स में आप देखते हो, या फिर आपको जो ऑनलाइन एजुकेशनल ट्रेनिंग और कोचिंग दी जाती है, बायजूस, अनअकैडमी, फिजिक्स वाला, ऐसी कंपनीज़ और ऐसी कह सकते हो आप प्लेटफॉर्म्स पे, उन सभी तरह के जो एजुकेशन है टाइप से इसको शैडो एजुकेशन कहा जाता है इंडिया का, ठीक है। समझ में आ गया। तो यहाँ पे ख़त्म होता है आपका यूनिट 2। आई होप आपको यूनिट 2 अच्छे से समझ में आ गया हो। कोई भी दिक्कत परेशानी हो, कमेंट बॉक्स है वहाँ पे कमेंट करके पूछ लो। अपने एग्ज़ाम में भी बहुत अच्छा करना, ठीक है। आगे है हमारा यूनिट 3, हम पढ़ेंगे स्कूल सिस्टम एंड एक्सपीरियंसेस। स्कूलिंग क्या होती है, इसके अंदर कुछ आपको कॉन्सेप्ट देखने को मिलेंगे कि स्कूलिंग कितने कितने तरीके की होती है, क्या क्या होती है, वो सब, ठीक है। ये आप कह सकते हो थोड़ा सा इजी है, क्योंकि हमने कितना कुछ यूनिट 1 और 2 में पढ़ लिया ना, तो उससे थोड़ा सा मिलता जुलता ही आपको यहाँ पर मिलेगा। सबसे पहले हम पढ़ेंगे नेशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन। स्कूल एजुकेशन का नेशनल सिस्टम क्या बन गया है, ठीक है। तो सबसे पहले तो पॉलिसीज़ की बात करेंगे। पॉलिसीज़ ऑन स्कूल स्ट्रक्चर, स्कूल स्ट्रक्चर की पॉलिसीज़ कौन कौन सी आई और कैसे कैसे स्ट्रक्चर चेंज होता हुआ आ रहा है। तो आप उसमें लिखोगे कि ओल्ड सिस्टम पहले जो था वो NEP 1968 जो आया था उसके अकॉर्डिंग हमारा 10+2 था, यानी 10वीं और 12वीं, ठीक है। उसके बाद न्यू सिस्टम आ गया हमारा न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, जिसके अंदर पूरा ट्रांजिशन हो गया, स्ट्रक्चर पूरा चेंज हो गया, और वो स्ट्रक्चर बन गया हमारा 5+3+4, यानी कि 5+3+3+4, यानी कि फाउंडेशनल लेवल हमारे 5 ईयर्स का, जिसके अंदर आंगनवाड़ी और हमारे प्री स्कूल और फर्स्ट और सेकंड सब इंक्लूड है, यानी कि नर्सरी, UKG, LKG, फर्स्ट और सेकंड क्लास, ठीक है। फिर है हमारा 3 साल का प्रिपरेटरी स्कूल, यानी 8 से 11 साल के जो बच्चे होते हैं 3 से 5वीं क्लास में वो। फिर मिडिल स्कूल हमारा आएगा जिसके अंदर 11 से 14 साल के बच्चे होते हैं, 6, 7, 8 के बच्चे, ठीक है। और सेकेंडरी एजुकेशन के अंदर हमारे 14 से 18 साल के बच्चे 9 से 12वीं तक की क्लास में। अगर वही हम बात करें कि की शिफ्ट क्या है, जो हमारा जो मुख्य चीज़ है जो चेंज हुई है वो है हमारा प्री स्कूल। जो हमारा प्री स्कूल था ना, नर्सरी, UKG, LKG, उसकी पढ़ाई ठीक से नहीं हुआ करती थी, पर अब स्ट्रक्चर के अंदर आ चुका है वो 5 ईयर के अंदर। अब इसकी पढ़ाई बहुत ही अच्छे से होगी और बहुत अच्छे टीचर्स उनको रिकमेंड किए जाएंगे, दिए जाएंगे, ठीक है।
नेक्स्ट आपको ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि सरकार क्या क्या कर रही है, या आपके सरकार के जो लेवल पे, सेंट्रल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, लोकल लेवल पे कौन कौन सी बॉडीज़ बनी गई हैं और क्या क्या हुआ गया, वो कुछ आइडिया आप दो, कुछ शॉर्ट नोट लिखो। तो आप क्या लिखोगे, आप ये लिख दो कि जो हमारा एजुकेशन है, शिक्षा है, वो हमारी कॉन्करेंट लिस्ट में है। ठीक है, हमारे 42nd अमेंडमेंट 1976 में हुआ था, तो उसके अंदर जो सेंट्रल और गवर्नमेंट है, दोनों मिलके सरकार, दोनों सरकार मिलके, हमारे सेंट्रल केंद्र सरकार और स्टेट की सरकार, राज्य सरकार, दोनों मिलके अब एजुकेशन के अंदर नए नए पॉलिसी लाएगी, नई नई बुक छापेगी, नए नए रूल्स बनाएगी, दोनों मिलके करेगी। तो ये किसी एक के हाथ में नहीं दिया है। वहीं अगर हम बात करें कि सेंट्रल का रोल क्या है, अगर अलग से बात करें, जो सेंट्रल है उसका क्या रोल है, तो उसका रोल है कि उसे नई नई पॉलिसीज़ बनानी है जो पूरे इंडिया में लागू करना है। ठीक है, जो केंद्र सरकार का रोल है कि अच्छे अच्छे स्कूल्स बनाने हैं, कि स्टैंडर्ड स्कूल्स बनाने हैं, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा करना है, जो पूरे देश और विदेश हर जगह भी फेमस हो पाए। ठीक है, साथ में कुछ स्पेसिफिक स्कूल्स भी आप रन करोगे, जैसे हमारे JNVS, जो कि टैलेंटेड रूरल स्टूडेंट्स के लिए बनाए गए हैं, यानी कि जो हमारे टैलेंटेड रूरल स्टूडेंट्स हैं, गांव में जो टैलेंटेड बच्चे हैं, जिनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पा रही, जिनके पास पैसे नहीं है पर उनको आगे पढ़ना है और वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो उनके लिए नवोदय विद्यालय बनाए गए हैं। तो ऐसे विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय बनाए गए हैं उन बच्चों के लिए जिनकी ट्रांसफरेबल जॉब है, यानी जो सरकारी लोग हैं ना, सरकारी जो माता पिता है, जो ट्रांसफ़र जिनका होता रहता है सरकार के थ्रू, तो उनके बच्चे बार बार परेशान हो जाते हैं, कभी इस स्कूल में जाते हैं, इसका तो उनका बुक अलग होता है, इस स्कूल में, इस प्राइवेट स्कूल में उसका बुक अलग होता है। तो सरकार ने क्या किया है, केंद्रीय विद्यालय बना दिए, जिनके पूरे देश में है और देश से बाहर भी 2-3 स्कूल हैं, जिसके अंदर काम किया गया है कि जो ट्रांसफ़र जॉब है, जो सरकार के जो लोग हैं, जो सरकार के लिए काम करते हैं, उन लोगों के बच्चों को लिए KVS सेम एक पैटर्न रखता है और सेम बुक पढ़ाता है। तो आप कहीं भी ट्रांसफ़र करके चले जाओ, वहीं से आपकी स्कूलिंग स्टार्ट होगी, उसी सब्जेक्ट से आपको अगला पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो ये सब बात की हमने सेंट्रल रूल पे कि जो हमारा केंद्रीय विद्यालय, जो हमारा केंद्र सरकार है, उनके क्या रोल्स हैं। अब हम बात करते हैं रोल ऑफ स्टेट, जो हमारा स्टेट है, राज्य, उसका क्या रोल है, वो क्या क्या करेगा। देखो, सबसे पहले तो जो अपने अपने स्टेट है, जो जो राज्य है, वो राज्य के अंदर जितनी वो फंडिंग कर सकता है, जितने अच्छे अच्छे स्कूल्स बना सकता है, अपने लेवल पे जो जो कर सकता है वो उसे करना चाहिए। ठीक है, साथ में जो गवर्नमेंट सरकारी स्कूल है, उसके आसपास उसकी कॉलोनी में जो राज्य, अलग अलग राज्य हैं, उनके अपने अपने स्कूल्स भी होते हैं ना, छोटे मोटे, तो उसको अच्छे से मेंटेन करना, उसमें अच्छी एजुकेशन देना, उसमें अच्छा खाना देना, राइट टू एजुकेशन एक्ट को अप्लाई करना, यानी कि 6 ईयर से लेके 14 ईयर तक के जो बच्चे हैं, 6 से 14 साल के बच्चे हैं, उन्हें फ्री शिक्षा मिले, तो ये सब वो कर सकती है। अगर वहीं हम बात करें लोकल बॉडीज़ पे, यानी जो हमारे लोकल पंचायती राज या फिर हमारे जो म्यूनसिपल पार्टीज़ होते हैं, लोकल लेवल पे जो होते हैं, वो क्या क्या कर सकते हैं अलग अलग डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तो उनके भी अपने अपने रूल्स है, रेगुलेशंस है, वो हेल्प कर सकती है जैसे वो हेल्प कर पाएँ। और जो छोटे मोटे हमारे प्राइमरी लेवल के स्कूल्स चलते हैं, उसकी मेंटेनेंस देख सकती है, उसको हेल्प कर सकती है, उसमें फ्री में कुछ रिसोर्सेज प्रोवाइड कर सकती है। ठीक है, तो उन सब चीज़ों लोकल आपकी अकाउंटेबिलिटी बनती है, लोकल लेवल पे आप क्या कर सकते हो, वो आपकी एक जिम्मेदारी बनती है। ठीक है, वहीं अगर हम यहाँ बात करें टाइप्स ऑफ स्कूल, कैसे कैसे किस किस तरीके के टाइप्स के स्कूल हैं वो बताओ। ठीक है, तो कुछ टाइप्स के स्कूल तो देखो यहाँ पे आप देख लो, आपके प्राइवेट स्कूल भी अलग अलग टाइप्स के होते हैं हमारे इंडिया में। एक होता है गवर्नमेंट एडेड स्कूल। गवर्नमेंट एडेड स्कूल यानी कि ऐसे स्कूल जिनके अंदर जो फंडिंग है, जो पैसा है, वो गवर्नमेंट दे रही है, गवर्नमेंट के रूल रेगुलेशन से चल रहा है, बट चला कौन रहा है, एक प्राइवेट इंसान चला रहा है। ठीक है, और यहाँ आता है अनएडेड हमारे रिकॉग्निशन प्राइवेट स्कूल, यानी कि पूरा का पूरा जो रेगुलेशन है, फंडिंग है, पैसा है, और जो चला रहा है वो प्राइवेट कर रहा है, पैसा भी प्राइवेट अपना लगा रहा है, बस सरकार ने क्या रिकॉग्निशन दे रखी है कि ठीक है तुम चला सकते हो। वहीं पे आता है हमारा अनरिकॉग्नाइज्ड लो कॉस्ट प्राइवेट स्कूल्स, जो इतना नामी गिरामी तो नहीं है, पर आसपास के जो गरीब लोग हैं वो उसमें जा सकते हैं, पढ़ सकते हैं, फ्री में शिक्षा ले सकते हैं। ठीक है, और एक होते हैं हमें इंटरनेशनल एलिट स्कूल्स होते हैं, जो प्राइवेट स्कूल्स होते हैं, उनको उसके अंदर भी वो लोग अपना ही पैसा लगाते हैं। ठीक है, वो अपने स्कूल्स होते हैं, लेकिन उसके अंदर उनको इंटरनेशनल है, तो इनके इंटरनेशनल इंग्लिश में मेन तो उनकी टॉक होगी। ठीक है, जितने भी वो कम्युनिकेशन करेंगे सब इंग्लिश में होगा, और जितने भी बाहर के इंटरनेशनल सब्जेक्ट्स हैं वो भी पढ़ाए जाएंगे, जैसे फ्रांस वगैरह हो गया, जर्मनी हो गया, ये सब लैंग्वेज भी सिखाई जाएगी, तो वो ऐसे सिलेबस फॉलो किया जाता है। ठीक है, तो इसके अंदर सबसे पहले आप ये समझ सकते हैं, जो हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं, फंड कौन देता है, सरकार देती है, मैनेज कौन करता है, गवर्नमेंट ही करती है, केंद्र सरकार हो गई, हमारी राज्य सरकार हो गई, या लोकल जितने भी बॉडीज़ हो गए, वो सब मिलके गवर्नमेंट स्कूल को चलाते हैं।
उसके बाद एडेड स्कूल हो गया हमारे, यानी प्राइवेट एडेड स्कूल, यानी जिसको प्राइवेट चलाता है, मैनेज किया जाता है प्राइवेट के थ्रू, प्राइवेट चलाता है, लेकिन फंड जो होते हैं, जो सैलरी जो मिलती है वो सरकार की तरफ से मिलती है, यानी कि सरकार पैसे देता है उन स्कूलों में, तो वो एडेड स्कूल्स होते हैं। ठीक है, उनको आप सेमी गवर्नमेंट भी कह सकते हो, जो गवर्नमेंट भी है, पैसे से गवर्नमेंट के लग रहा है, बस चला प्राइवेट रहे हैं। ठीक है, एक होता है फुल्ली प्राइवेट, यानी प्राइवेट अनएडेड, यानी जिसके अंदर सरकार का कोई वो रोल नहीं होता है, पूरा जो एंटायर फंड, पूरा पैसा वो प्राइवेट जो लोग हैं जिनका स्कूल है वही लगाते हैं। सरकार बस क्या करता है, रिकॉग्निशन दे देता है, सर्टिफिकेट दे देता है कि हाँ तुम चला सकते हो, चला लो, मेरी परमिशन है। ठीक है, बट हैव ऑटोनॉमी इन फी एंड मैनेजमेंट, लेकिन जो फीस क्या लेंगे और मैनेजमेंट कैसे करेंगे वो थोड़ी चीज़ों पे ध्यान उनको देना चाहिए। ठीक है, और कुछ जैसे सेंट्रल रूल्स होते हैं, गवर्नमेंट के कुछ रूल्स होते हैं कि गरीब लोगों के लिए इतना कोटा रखना चाहिए प्राइवेट को, तो उतना उनको रखना ही पड़ेगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज़ें भी अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगर प्राइवेट स्कूल के टाइप्स पूछे ना तो आप ये 3-4 टाइप्स लिख देना, फिर इसको एक्सप्लेन कर देना। आगे हमारा टाइप्स ऑफ स्कूलिंग। अब स्कूलिंग कितने तरीके की होती है वो थोड़ा सा हम देख लेते हैं, जान लेते हैं, पहचान लेते हैं। सबसे पहले हमें समझना होगा कॉमन स्कूलिंग सिस्टम क्या होती है। देखो, कॉमन स्कूलिंग सिस्टम यानी सामान्य स्कूल की प्रणाली है। इसका मतलब ये है कि पूरे देश में एक समान स्ट्रक्चर फॉलो होगा। ये मेनली प्रपोज किया गया था कोठारी कमीशन के द्वारा, कि इन्होंने कहा था कि पूरे भारत में ना एक ही सिस्टम रखो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कहीं पे 9वीं तक पढ़ाया जा रहा है, कहीं पे 10वीं तक पढ़ाया जा रहा है, कहीं पे 12वीं तक पढ़ाया जा रहा है, ऐसा ना हो। ठीक है, तो इन्होंने कहा था कॉमन स्कूलिंग सिस्टम रखो कि पूरे देश में इतने तो इतना तक पढ़ाया जाएगा और ये सब्जेक्ट पढ़ाया जाएंगे, इस तरीके से होगा। ठीक है, और साथ ही में स्कूलिंग जो हमारी कॉमन स्कूल सिस्टम होता है, इसके अंदर ये भी बोला जाता है कि चाहे आप किसी भी रिलीजन को हो, किसी भी कास्ट के हो, किसी भी ग्रीड के हो, कोई भी सोशल स्टेटस हो, अमीर हो गरीब हो, कैसे भी हो, आपको सेम स्कूलिंग शिक्षा दी जाएगी, आपको सेम शिक्षा दी जाएगी, आपको उसी जगह एक साथ बच्चों को बैठा के वही एक जो नॉलेज है वो सबको दी जाएगी। इसकी भी बात की थी इन्होंने। और जो कॉमन स्कूल सिस्टम का गोल अगर हम करें कि उसका मुख्य जो गोल क्या था, मुख्य बिंदु क्या है, तो उनका ये था कि सभी को इक्वल सामान्य शिक्षा दी जाए, बिना किसी भेदभाव के, और बिना किसी कह सकते हो कि वो अमीर है गरीब है अलग अलग बैठाओ इनको, ठीक है, ये अपर कास्ट से लोअर कास्ट अलग अलग करो, इन सब को दूर करके। ठीक है, लेकिन हम ये कह सकते हैं अभी के स्टेटस अगर हम देखें तो ये फुली इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है हमारे इंडिया में। फुली आप ये नहीं देख सकते हो, क्योंकि प्राइवेट स्कूल्स आ गए हैं, उनके अपने रूल्स हैं, उनको पैसा चाहिए, तो जो अमीर है वो ही जा पाता है। ठीक है, हमारे कुछ जो शिक्षा की प्रणालियाँ हैं वो चेंज हो गई है, सेंट्रल अपना भी करता है, तो सेंट्रल लेवल पे अपने अपने स्कूल्स हैं, तो ऐसा नहीं हो पाया है। कह सकते हो कि जो सामान्य हम बात कर रहे थे ना कि हम सबको समान स्कूल प्रणाली बनानी है, वो नहीं हो पाया है फुल्ली, आप कह सकते हो इम्प्लीमेंटेड हमारे इंडिया में। ठीक है, तो इसलिए अब हम बात करते हैं नेबरहुड स्कूलिंग की। आपसे पूछा जा सकता है कि कॉमन स्कूल सिस्टम और नेबरहुड स्कूल सिस्टम में क्या डिफरेंस है, दोनों क्या होते हैं, अंतर क्या है। ठीक है, तो समझ लो, आप ऐसा बता देना, क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है। देखो, नेबरहुड स्कूल्स यानी जो हमारे पड़ोसी स्कूल्स है, इसका मेन यही फोकस था कि आपके घर से 1 किलोमीटर की दूरी पे जो हमारा प्राइमरी स्कूल है, प्राथमिक स्कूल्स है, वो स्थापित किया जाए, जो कि हमारा लिखा गया था RTE 2009 के तहत, यानी हमारा राइट टू एजुकेशन पॉलिसी 2009 के तहत। और हमारा जो स्कूल कॉमन स्कूल सिस्टम है उसके तहत भी बनाया गया, जाने के लिए बोला गया था कि हर 1 किलोमीटर पे आपके प्राइमरी स्कूल होना चाहिए, और हर 3 किलोमीटर पे आपके अपर प्राइमरी यानी कि 6, 7, 8 तक के जो बच्चे पढ़ते हैं वो वाले स्कूल्स होने चाहिए। जो हमारे नेबरहुड स्कूल्स थे ना, उनका पर्पज़ क्या था? इसका पर्पज़ ये था, इनका जो मुख्य जो बिंदु थे वो ये था कि सभी बच्चों को शिक्षा मिले, सेफ़ रहें बच्चे, उनके घर के आसपास होंगे तो बच्चे सेफ़ होंगे, राइट, दूर जाएंगे तो कहीं कुछ हो सकता है रास्ते में, सेफ़ रहें। ठीक है, सभी कम्युनिटी इन्वॉल्व रहें, यानी स्कूल के पास ही में होगा तो कम्युनिटी के लोग, इधर उधर लोग जो घूम रहे हैं वो देखते रहेंगे, अच्छा ये इसका बच्चे इधर जा रहा है उधर जा रहा है, तो कम्युनिटी भी इन्वॉल्व रहेगी, सेफ्टी भी रहेगी, साथ ही में आप कैसे एक्सेसिबिलिटी भी रहेगी, पास में रहेंगे, सब बच्चे जा सकते हैं। ठीक है, और साथ में हम कह सकते हैं हमारा थोड़ा सा लीगल बैकअप देखें तो लीगली ये हमारी ड्यूटी बनती है कि हम लोग जो राइट टू एजुकेशन एक्ट में लिखा गया है कि नेबर स्कूल्स बनाया उसे बनाना चाहिए। और अगर हम इसके लीगल बैकअप देखें तो राइट टू एजुकेशन एक्ट जो हमारा है उसके अंदर कहा गया है कि स्टेट की ड्यूटी बनती है, राज्य की ड्यूटी बनती है कि हर 1 किलोमीटर 3 किलोमीटर में स्कूल को बनाया जाए, स्थापित किया जाए और नेबरहुड स्कूल्स बनाए जाए। ठीक है,
थर्ड, अगर हम बात करें स्ट्रेटिफिकेशन इन स्कूलिंग, यानी कि स्कूलों में सत्रीकरण, यानी कि जो शिक्षा है उसको अलग अलग सत्रों में बांटा जाना, यानी अमीरों के लिए एक महंगे स्कूल, गरीबों के लिए सरकारी स्कूल, इसको कहते हैं स्ट्रेटिफिकेशन इन स्कूलिंग। ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि स्ट्रेटिफिकेशन ऑफ स्कूलिंग क्या होता है, समझाएं, या हिंदी में आपसे पूछ सकता है कि स्कूलों में सत्रीकरण क्या होता है। तो यानी शिक्षा का अलग अलग स्तरों पे बांटना, गरीब के लिए अलग, सरकारी स्कूल, अमीर के लिए अलग। जैसे कि मैंने आपको बताया था, जो एलीट प्राइवेट स्कूल्स होते हैं हमारे, जो एलीट प्राइवेट स्कूल्स होते हैं, जो इंटरनेशनल स्कूल्स होते हैं, आपने देखे होंगे महंगे महंगे शहरों में होते हैं, उनकी फ़ीस भी बहुत महंगी होती है, वहाँ का पूरा स्ट्रक्चर, वहाँ पे बातचीत करने का मीडियम भी इंग्लिश होता है, और वहाँ पे पढ़ाई भी ग्लोबल करवाई जाती है, यानी जो बाहर देश में जो सिलेबस होता है ना, वो सिलेबस पढ़ाया जाता है। ठीक है। साथ में अगर हम बात करें गवर्नमेंट जो सरकारी स्कूल है, केंद्रीय विद्यालय, ये हमारे मिडिल क्लास लोगों के लिए होता है, जिसके अंदर अच्छी अच्छी शिक्षा ठीक ठीक अच्छी अच्छी मिल जाती है और साथ में अफोर्डेबल भी होती है। उसके बाद लो कॉस्ट प्राइवेट स्कूल्स में बांटा गया है इसको, जो हमें लो कॉस्ट हैं, थोड़े से सस्ते प्राइवेट स्कूल हैं जहाँ पे लोग पढ़ाना तो चाहते हैं इंग्लिश, पर उनके पास ज़्यादा पैसे नहीं है कि वो इंटरनेशनल स्कूलों में डाल सके, एलीट प्राइवेट स्कूल में डाल सके, तो वो क्या करते हैं, लो कॉस्ट हमारे जो प्राइवेट स्कूल आपको देखने को मिलेगा ना, हर आप कॉलोनी में चले जाओ आपको मिल जाते हैं प्राइवेट स्कूल देखने को, पब्लिक स्कूल नाम से, जैसे आकाश पब्लिक स्कूल हो गया, ये हो गया। ठीक है। उसके बाद में स्टेट गवर्नमेंट के अलग अलग स्कूल्स होते हैं, यानी कि जो हमारे राज्यों के अंडर अलग अलग स्कूल्स बनाए गए हैं वो स्कूल्स होते हैं। तो इस तरीके से ना क्लासिफिकेशन की जाती है, यानी स्ट्रेटिफिकेशन किया जाता है, यानी हमारे अलग अलग स्तरों में हमारे शिक्षा को, स्कूल्स को बांटा गया है। और अगर हम इसका रिज़ल्ट देखें तो इसका रिज़ल्ट ये है कि जिस पेरेंट्स के पास, जिस परिवार के पास अच्छा पैसा है वो अच्छी शिक्षा दे पा रहा है अपने बच्चों के पास, और जिसके पास नहीं है वो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दे पा रहा है। तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं शैक्षिक असमानता बढ़ती जा रही है, इसके बढ़ती जा रही है इसके कारण। ठीक है। आगे थोड़े से आप देख लो टाइप्स ऑफ स्कूल्स हैं इंडिया, कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है, थोड़ा सा इसको पढ़ लो। जो गवर्नमेंट स्कूल्स हो गए, हमारे सरकारी स्कूल्स हो गए, सेंट्रल, केवीएस, एनवीएस, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट के, लोकल हमारे गवर्नमेंट के, फिर प्राइवेट एडेड स्कूल हो गए, ठीक है, जिनको प्राइवेट कंट्रोल करती है, बट पैसे कौन देता है, गवर्नमेंट देती है पैसे, फंड जो होता है गवर्नमेंट देती है, और फॉलो गवर्नमेंट के रूल फॉलो होता है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप भी कह सकते हो इसको। प्राइवेट अनएडिट, यानी कि कोई गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं है, बस उन्होंने, गवर्नमेंट ने बोल दिया तुम चला सकते हो, तुम चलाओ। प्राइवेट ही अपना पैसा लगाता है, अपनी कमाई कैसे करना है उसे खुद देखना पड़ता है, बस 25% कोटा रखता है आरटीई एक्ट के थ्रू, जो पूरे देश में लागू है। ठीक है। और वहीं पे हमारे स्पेशल कैटेगरी के स्कूल होते हैं और अल्टरनेटिव स्कूल्स होते हैं। स्पेशल कैटेगरी के स्कूल्स यानी जो कुछ माइनॉरिटी स्कूल्स होते हैं ना, कुछ अलग अलग माइनॉरिटी लोगों के लिए बनाए जाते हैं, जिसके अंदर मेनली आप कह सकते हो रिलीजन को पढ़ाया जाता है। रिलीजियस स्कूल्स होते हैं, धार्मिक स्कूल्स होते हैं, अलग अलग धर्मों के अपने अपने स्कूल्स बनाए गए हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक प्रोटेक्शन एक्ट है, हमारे आर्टिकल 29 और 30 के अंदर, कि अपने अपने रिलीजन को प्रोटेक्ट करने के लिए आप अपने अपने कुछ स्कूलिंग्स बना सकते हो। तो गवर्नमेंट से पूछ पाछ के ही बनते हैं। ठीक है। और अल्टरनेटिव मॉडल्स हमारे, यानी एक्सपेरिमेंटल स्कूल्स भी बनते हैं, जिसके अंदर आप एक्सपेरिमेंट करके बच्चों को चीज़ें सिखाते हो, उनको बहुत सारे स्किल्स सिखाते हो, कि एग्रीकल्चर की स्किल्स सिखा दिए आपने, ठीक है, कुकिंग की स्किल्स सिखा दी, कारपेंटरिंग की, कोडिंग की, टेक्नोलॉजी की स्किल्स सिखा दी। तो बहुत ही कह सकते हो फिलोसॉफिकल बेस्ड स्कूल्स होते हैं, जिनमें इनोवेशन अप्रोच स्टार्ट है, जिसमें बच्चा कुछ ना कुछ इनोवेट करता रहे, नया नया बनाता रहे। आगे हमें लास्ट जो हमारा मेन कॉन्सेप्ट्स बचे हैं वो है स्कूलिंग एक्सपीरियंसेस, कि अलग अलग स्कूल में क्या क्या एक्सपीरियंस मिलता है। पब्लिक स्कूल जो हमारे सरकारी स्कूल है उसमें अलग एक्सपीरियंस बच्चों को मिलता है, राइट। हमारे जो प्राइवेट स्कूल है उसमें बच्चों को अलग एक्सपीरियंस मिलता है। हमारे जो अल्टरनेटिव स्कूल्स हैं, यानी जो हमारे अभी हमने पढ़ा ना, जो फिलोसॉफिकल स्कूल्स है, जिसमें फिलोसॉफी पढ़ाई जाती है, बच्चों को अच्छी शिक्षा दी जाती है, बच्चों को डरा धमका के नहीं पढ़ाया जाता, उनको बस बोला जाता है तुम्हें जो सीखना सीखो, जो करना करो, नए नए एक्सपेरिमेंट करो, नई नई चीज़ें बनाओ। तो ऐसे स्कूल्स भी आपको देखने को मिलेंगे। और हमारे जो एक्सपेरिमेंटल स्कूल्स है, इनोवेशन स्कूल्स है, जो हमारे आप देखने को, आपको जैसे कहीं सुनने को मिला हो ना कि साइंस इनोवेशन स्कूल है, जिसके ना साइंस पे मेन फोकस किया जाता है, साइंस वाले बच्चे बनाए जाते हैं, साइंटिस्ट बनाने पे फोकस किया जाता है। तो ऐसे स्कूल्स भी अवेलेबल होते हैं हमारे यहाँ। तो आपको ना ये पूछा जा सकता है कि अलग अलग स्कूल्स के एक्सपीरियंस बताओ, कि कौन कौन से स्कूल होते हैं, उसके क्या क्या एक्सपीरियंसेस है वो बताओ।
और हमारे जो पब्लिक प्राइवेट स्कूल है एक दूसरे से कैसे अलग है, अंतर क्या है वो बताओ। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो पब्लिक स्कूल में आप क्या समझोगे? पब्लिक स्कूल के अंदर ना आपको ये समझ में होना चाहिए, सरकारी स्कूल है तो इसके अंदर जो हाई एग्जाम प्रेशर है वो होता है। ठीक है, एग्जाम का प्रेशर होता है, अच्छे मार्क्स लाने, फोकस होता है रोट लर्निंग पे, रट्टाफिकेशन में फोकस होता है। ठीक है, बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा ड्रॉप आउट करके निकल जाते हैं। ठीक है, क्योंकि इतनी अच्छी आप कह सकते हो एजुकेशन नहीं मिल पाती। सरकारी स्कूल है, सब बच्चे आते हैं, पढ़ते जाते हैं। ठीक है, टीचर्स पे भी ओवर बर्डन हो जाता है, इतने सारे बच्चे आते हैं और टीचर्स कम है, इंफ्रास्ट्रक्चर कम है, रूम कम है, टेक्नोलॉजी कम है। तो ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलती है। पर NEP 2020 में ये चीज़ें ठीक करने की बात की है और बहुत सारी हम कह सकते हैं इंसेंटिव्स लाने की बात की गई है। और साथ ही में अगर हम इन्वायरमेंट की बात करें तो बहुत ज़्यादा स्टैंडर्डाइज और बर्डन वाला हम इन्वायरमेंट कह सकते हैं, जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर गैप है। हम कह सकते हैं रूरल एरिया में, गांव के एरिया के सरकारी स्कूल देख लो क्या हाल है वहाँ के। तो इन सब चीज़ों को आप मेंशन कर सकते हो। अल्टरनेटिव स्कूल्स यानी चाइल्ड सेंटर स्कूल, यानी जो कि बच्चों के लिए बना है, यानी बच्चों का विकास होना ज़रूरी है। बच्चे 10th में अच्छे नंबर लाए ना लाए, उनका विकास होना ज़रूरी है। ठीक है, तो इसमें आपको फिलोसफी पढ़ाई जाती है कि हमारे अरविंदो जो थे उन्होंने क्या कहा, हमारे गांधी जी ने क्या कहा, मोंटेसरी जो थी, बाहर के जो हमारे आइडियोलॉजी है शिक्षा को लेकर वो क्या है वो पढ़ाया जाता है, वो समझाया जाता है। पेडागोजी यानी बिना डर के पढ़ाया जाता है। कोई एग्ज़ाम वगैरह नहीं है, पनिशमेंट वगैरह नहीं होती इसमें। बस बच्चों को बस बहुत सारी नॉलेज दी जाती है, बहुत सारी कलाएँ सिखाई जाती है उनको। बिल्कुल आप कह सकते हो ऐसा इंसान बना के निकलते इस स्कूल से बच्चे कि वो निकलते अपना कुछ कर सकते हैं, अपने उनको बहुत सारे उनके पास टैलेंट है, कुछ ना कुछ अपना कारोबार कर सकते हैं। ठीक है, गोल होता है कि उनका होलिस्टिक डेवलपमेंट हो, संपूर्ण विकास हो, उनका मानसिक विकास हो, अंदरूनी विकास हो, शारीरिक विकास हो, उनका मोरल डेवलपमेंट हो, हर तरह के विकास हो, सेल्फ डिस्कवरी हो, वो कुछ अपना कुछ कर पाए। ठीक है, रेदर देन ये करना है कि जस्ट करियर करियर करियर, वो कुछ अपना डिस्कवर कर पाए, कुछ नया डिस्कवरी कर पाए और अपने लिए कुछ कर पाए। ये स्कूल का होता है मेन फोकस। अगर हम बात करें एक्सपेरिमेंटल, हमारे जो स्कूल्स होते हैं, इनोवेटिव हमारे जो स्कूल्स होता है, इसका मेन जो मेथड होता है रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन यानी प्रॉब्लम सॉल्विंग की। जैसे कि हमारा SECMOL इन लद्दाख, इसके एक स्कूल है एक्सपेरिमेंटल स्कूल, जिसके अंदर बच्चों को एक्सपेरिमेंट्स कराए जाते हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स दिए जाते हैं, उनको बहुत सारी टेक्नोलॉजी से अवगत कराया जाता है, उनको बहुत सारी हेल्प दी जाती है कि वो अपने रियल वर्ल्ड से कनेक्ट करें और बहुत सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वो आगे बढ़े, कि हमारी सोसाइटी में जितने प्रॉब्लम्स हैं ना उसको सॉल्व कर सके, उस पर काम कर सके, ऐसी नॉलेज उन्हें दी जाती है। और अगर असेसमेंट की बात करें कि उनका मूल्यांकन कैसे होता है, तो उनका मूल्यांकन होता है कि वो प्रोजेक्ट क्या क्या बना रहे हैं, कैसे कैसे बना रहे हैं, क्या क्या सीख रहे हैं, पोर्टफोलियो कैसा है उनका। यानी कि उनका जो पोर्टफोलियो का मतलब होता है जहाँ पे आप बच्चों की डाटा रखते हो, जितने भी डाटा है ना वो रखते हो, कि उन्होंने फर्स्ट क्लास में कैसा परफॉर्म किया, सेकंड में कैसा किया, क्या क्या उनके स्किल है, क्या क्या उनकी वीकनेस है, सब लिखते हो इसके अंदर। साथ में पीयर इवेल्युएशन होता है, यानी जो पीयर होते हैं या उनका दोस्त यार होता है, वो लोग उनके साथ मिल जुल के भी पढ़ते हैं, सीखते हैं। और अगर हम साथ में एक बात करें तो इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होती है सब्जेक्ट्स के अंदर, यानी कोई फिक्स सब्जेक्ट नहीं होता कि आपको 12th तक साइंस पढ़नी है, SST पढ़नी है, इंग्लिश पढ़नी है, ऐसा नहीं है। उनको है कि बच्चों को जो पढ़ना है वो सब्जेक्ट चूज़ करो, जिसमें उनको इंटरेस्ट है वो करो, और प्रोजेक्ट बना के चीज़ें सीखो। ठीक है, और लास्ट में अब हमें ये जानना चाहिए कि हमारे कुछ जो प्राइवेट, अल्टरनेटिव और एक्सपेरिमेंटल जो स्कूल्स है उसमें जो की फोकस है वो क्या है। प्राइवेट का है कि डिग्री लो, परीक्षा लो। ठीक है, उनका मेथड क्या होता है, हमें लेक्चर दे दे के बच्चों को सिखाना समझाना। अल्टरनेटिव जो स्कूल्स होते हैं उनका क्या होता है, मेन कि पर्सनैलिटी डेवलप होनी चाहिए बच्चों की, तो बाल केंद्रित होता है, चाइल्ड सेंटर्ड मेथड के थ्रू उनका पढ़ाने का तरीका होता है। वहीं अगर हम बात करें एक्सपेरिमेंटल, हमारे जो स्कूल्स होते हैं उनका होता है मेन जो मुख्य ध्यान उनका रहता है वो होता है कौशल और नवाचार पे, यानी इनोवेशन पे। वो कुछ ना कुछ नया इनोवेट करे। जैसे आपने देखा होगा ना, कुछ स्कूल के बच्चे कुछ इनोवेट करते हैं कि पानी से चलने वाली गाड़ी बना दी। ठीक है, या कुछ नया फ्यूल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो स्कूल्स कहलाते हैं एक्सपेरिमेंटल स्कूल्स। वहाँ पे थोड़े आप कह सकते हो इंटेलिजेंट बच्चे जाते हैं, क्योंकि वो थोड़े, आप वो उन स्कूलों में ना आप एंट्रेंस एग्जाम के बाद जा सकते हो, बट उसके बाद आपको फुल एक्सपोजर मिलता है, आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को सिखाने को मिलती है। तो इनका होता है लर्निंग बाय डूइंग, यानी करके सीखो। ठीक है, तो आई होप आपको ये सब्जेक्ट बहुत अच्छे समझ में आया होगा। स्कूलिंग इन इंडिया, आपको इसका वीडियो मिलेगा ही नहीं है, मुझे तो लगता है कहीं नहीं है। यूट्यूब पे आपको कहीं भी अच्छे से इसके वीडियो नहीं मिलेंगे तो कुछ भी इधर उधर के क्वेश्चन आंसर्स बस डिस्कस कर देते हैं, उनको समझाना नहीं होता। देखो ये था यूनिट, इसके अंदर ये चीज़ें पढ़नी थी, ये चीज़ें समझनी थी, इन्हीं में से क्वेश्चन आएगा। आप लिख के ले लो, गारंटी। अगर आपने ये वीडियो पूरी देख ली ना, इसी में से क्वेश्चन बनेगा।
ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो मैं चाहती हूँ आप बहुत अच्छा करो अपने अपने एग्ज़ाम में और बहुत सारे पॉइंट्स लिख के आना, ठीक है। जो जो आपको दिमाग में आ रहा है ना, जितनी अभी आपने जो ज्ञान ली, जो नॉलेज लिया, वो लिख के आना एग्ज़ाम में। कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। जितनी जो आप फ्लो चार्ट अगर बना रहे हो, कोई फ्लो चार्ट वगैरह, जैसे मैंने आपको दिखाया था ना फ्लो चार्ट, ये जो फ्लो चार्ट वगैरह अगर आप बना के आओगे ना, तो इसमें आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे। आप स्केच पेन ले जाओ, उससे जो अच्छी अच्छी हेडलाइंस है ना, उसको हेडिंग को, जैसे मैंने यहाँ पर रेड कर दिया है, तो आप स्केच पेन से उसको यहाँ से अंडरलाइन कर सकते हो, जिससे टीचर को पता चले कि अच्छा आपको ये शब्द भी आते हैं, आपको ये नॉलेज भी है, ठीक है। तो इसलिए आपको स्केच पेन ले जाओ जो पीछे पन्ने के पीछे ना छप जाए, ओके। ये ध्यान रखना। या तो पेन से भी अंडरलाइन कर सकते हो या फिर ऐसे जिग लाइन कर सकते हो नीचे से, ठीक है। अगर वहीं हम बात करें, आपको जब एग्ज़ाम लिख रहे हो तो पूरा दिमाग ये लगाओ कि कितनी से कितनी अच्छी चीज़ें आप लिख सकते हो, कौन कौन सा शब्द अच्छा लिख सकते हो। 5th सेमेस्टर में आ गए हो तो आपको अच्छा लिखना पड़ेगा, तभी नंबर अच्छे आएंगे। बाकी मुझे बताना आपको ये वीडियो कैसी लगी, कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी, चीज़ें याद हुई कि नहीं, और क्या आपको पढ़ना है मुझे बताना, मैं आपको उसमें भी हेल्प करूँगी। कौन सा आपका एग्ज़ाम है नेक्स्ट, वो भी बताना, उसमें मैं आपको हेल्प करूँगी। क्या आपको कौन कौन से और एग्ज़ाम्स हैं, क्वेश्चन पेपर वगैरह हो तो टेलीग्राम पे मुझे शेयर कर सकते हो। टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में, ग्रुप का लिंक भी है टेलीग्राम, तो वहाँ पे आप जाके क्वेश्चन पेपर शेयर कर सकते हो, ठीक है। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, अपने ग्रुप में शेयर कर दो इस वीडियो को, ताकि वो भी पढ़ लें, उनको भी पता चल जाए कि हाँ ये चैनल है, यहाँ पे आपको एजुकेशन से रिलेटेड सब्जेक्ट्स मिल जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। अपने एग्ज़ाम में बहुत 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 अच्छा करना और अपनी लाइफ में भी बहुत अच्छा करना। ओके, टाटा, बाय बाय, सी यू।